हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 के लेक्चर 1 की। यानी कि अब हम लोग अपने कदम रख चुके हैं, अपने पांव रख चुके हैं एक नए सेशन में, एक नई यूनिट पे। बेसिकली अब हम क्लास 12 के चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th में ग्रेविटेशन एक चैप्टर है जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, तो हम दोनों को साथ कवर अप करेंगे। यानी कि इसके बाद हम ग्रेविटेशन को भी देख लेंगे। ये दोनों एक जैसे चैप्टर, आइडेंटिकल चैप्टर है ना भाई भाई, एकदम। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे, पहले से कर लेंगे फिर ग्रेविटेशन कर लेंगे, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलाज, काफी चीजें दोनों में सिमिलर है। ठीक है, वो सिमिलैरिटी में साथ साथ बताता भी रहूंगा, आप लोग बिल्कुल घबराए ना। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी तक पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, अभी आगे भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, एकदम लास्ट तक आपके सफर में ये हम सफर साथ है। सो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 यानी कि पहला लेक्चर हम लोग इसका कवर करने वाले हैं यकीन 5.0 पे। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं। यू कैन कॉल दिस यूनिट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो, दो वर्ड आपको यहां नजर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब यहां चार्जेस से है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना, वैसे इलेक्ट्रो यहां पे चार्जेस से रिलेटेड है। स्टैटिक्स मतलब उनको हम लोग रेस्ट पे रखने वाले हैं, वो एकदम शांत बैठे हुए हैं और उनकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो कैसे बिहेव करेंगे, इन सब पे चर्चा होगी आज के सेशन में। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज। लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे, कूलम्स लॉ पे डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। ये सब आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है। तो मैं बता देता हूं कि आज क्या मेजर चीजें हैं। हम चार्जेस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आए तो अपने को बिल्कुल गलत नहीं करना है। आसान यूनिट है, बहुत सरल चीजें हैं, हम इस पे पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे फेमस कूलम्स लॉ पे, ठीक है। एंड देन वी डिस्कस सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। हम फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फोर्सेस का सुपरपोजिशन कैसे होता है। आज जो लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला लेक्चर होता है। यहां पे पहले हम परत बनाते हैं, एक लेयर, एक बेस बनाते हैं, एक लेयर, है ना। तो हम सबसे बॉटम लेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे नीचे वाली परत की हम बात कर रहे हैं। सबसे नीचे जो होगी उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बेस बनाएंगे आज इस चैप्टर का, हम समझेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंस है इस लेक्चर की, राइट, ठीक है। अगर इससे पहले ये यूनिट आप लोगों ने अच्छे से कवर नहीं की है तो ये सही मौका है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, जो दूसरे कोर्सेज से हैं, वो भी देखते हैं लेक्चर्स, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं, ये अलग से यूनिट स्टार्ट हो रही है। इसमें आप लोगों को मजा आने वाला है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से, शुरुआत से आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो ये सही मौका है, ये सही समय है। अगर आज आप पहला लेक्चर देख रहे हैं या फिर पिछले लेक्चर सभी अच्छे से कवर नहीं किए तो बीत गया, सो बात गई। अब यहां से आप नई शुरुआत कर सकते हैं। ये नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, यहां से इसको अच्छे से कवर अप करें, ठीक है, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं यहां पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस से। सो भाई, चार्जेस वर्ड जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट दिमाग में चीजें घूमती है कि चार्ज होता किस पे है, चार्ज का काम क्या है, चार्ज ऑब्जर्व कैसे किया गया। सीधी सी बात है, चार्जेस कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसके नेचर के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें, फोर्सेस के थ्रू। यानी कि जब हमने पहली बार देखा कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ रहे हैं या रिपल्शन कर रहे हैं, तो हमें समझ में आया वो चार्जेस की वजह से हो सकता है। हालांकि मैग्नेट में भी ऐसा होता है, चिंबक भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। बट अगर आप ध्यान से देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो जनरल हम अपने घर पे देखते रहते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बलून को हेयर से रब करने पे वो फिर दीवार से चिपकने लग जाता है, या फिर कंघी करते टाइम कोम्ब को जब हम यूज करते हैं, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ खींचती है। सो यहां पे जो है वो चार्ज का रोल आता है, चार्ज वहां से ऑब्जर्व किया गया। अब आप लोग इतने छोटे भी नहीं है कि आप चार्जेस को बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाए, 8th 9th में तो नहीं है। आपको इतना तो पता ही है, आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में चर्चाएं करते ही रहते हैं। केमिस्ट्री में तो दबा आगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यानी कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ज है क्या, चार्ज इज लाइक अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चार्ज को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी की तरह है, दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू
वर्च्यू का मतलब जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, जिसके कारण, ठीक है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो यानी कि यहां पे चार्ज वो वजह है, वो कारण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। आपको अगर सर ग्रेविटेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट ग्रेविटेशन फोर्स क्या इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स में लगेगा? मान लो ये बॉटल है और ये पेन है, आप देख सकते हो एक बॉटल और एक पेन, क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स से कभी अट्रैक्ट होते हुए आपको नजर आते हैं? नहीं नजर आते। बट इन पे जब चार्ज दे दिया जाता है तो ये अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं। यानी कि बहुत फैमिलियर सा ऑब्जर्वेशन है भाई, जो हम डेली मरहा की जिंदगी में रोज हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसमें हम कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट रिपेल करते नहीं देखते। अरे ग्रेविटेशन फोर्स सर बड़ी चीज है सर, बड़े लोग हैं, वो कहते हैं ना, अरे बड़े लोग हैं, हमारी रेंज के नहीं है। वो बहुत दूर और बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है। बहुत दूर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत दूर जाके लगाओगे इसको, बहुत दूर का मतलब है आपने ग्रेविटेशन फोर्स किन के बीच में देखा है? आपने प्लैनेट्स और सन के बीच में देखा है, सन और उनकी सैटेलाइट्स के बीच में देखा है, हमारे और अर्थ के बीच में भी है भाई, ठीक है ना। हम प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट के बीच में देखते हैं, प्लैनेट्स और सन के बीच में देखते हैं, मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट, हम तो छोटे से हैं बट अर्थ इतनी बड़ी है, हमारे और अर्थ के बीच में लगता है, तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं। बट अगर मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि एक पेन हो गया, एक बॉटल हो गई, ये आपस में कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स से इतना अट्रैक्टेड नहीं होते। अगर इनके बीच में आपको अट्रैक्शन नजर आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है या मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। यहां चर्चा की जा रही है चार्जेस की, तो यहां पे जो फोर्स होगा जो इनको अट्रैक्ट और रिपेल करने के लिए आएगा पिक्चर में, वो फोर्स होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट ये फोर्सेस चार्जेस की वजह से है, तो चार्जेस वो वजह है, चार्जेस वो वजह है जो इनको अट्रैक्ट और रिपेल करने में मदद करती है, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल पे थोड़ी सी डिस्कशन करें। जब आप वर्ड यूज करते हो ना फंडामेंटल, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है आप जानते हैं? फंडामेंटल का मतलब सबसे छोटी यूनिट। जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट हम सेल को कहते हैं, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम जिससे बने हैं बायो में बोलते हैं। वैसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं, सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं, तो अगर हम इस पर डिस्कशन करें तो सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल यानी सबसे छोटी यूनिट यहां पे जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो अगर आप बात करोगे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल में, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपको नजर आता है प्रोटॉन। दीज आर द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। आपको पता है ये एक एटम के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही हमें एटम के अंदर मिल जाते हैं। एटम से ही हर चीज बनी है, एटम से ही मॉलिक्यूल बने हैं, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। बट एटम के अंदर क्या, एटम को अगर आप और भेदोगे, उसके अंदर और जाओगे, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा वहां तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं, पर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, इन पे सबसे छोटा चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिखते हो 1e नेगेटिव करके लिख देते हो, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माना है, और ये एजम्पशन थी कि हम इसको नेगेटिव माने, इसको पॉजिटिव, क्योंकि कुल मिला के दो तरीके के चार्जेस देखे गए, दो तरीके के चार्जेस देखे गए, तो हमने ये बोला एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव बोल देते हैं। ये तो नोटेशन है, हो सकता है कोई और नोटेशन लिख देते, है ना। एक को हम लिख देते अप चार्ज, एक को बोल देते डाउन चार्ज, ऐसा भी तो यूज कर सकते थे। बट उस टाइम के जो भी फिजिसिस्ट रहे, जो जिन्होंने ये डिस्कवरीज की, उनकी मर्जी, उन्होंने कहा कि चलो दो कैटेगरी है, अब से मैं इसको अल्फा बीटा भी कह सकता हूं, अब से मैं इसको ए बी भी कह सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव कहूंगा। उनकी मर्जी भाई, उन्होंने एक को पॉजिटिव कैटेगरी में रखा है, एक को नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कहलाए गए, और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज था वो पॉजिटिव रहा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कैपिटल C कूलम। और प्रोटॉन की बात करें, इस पे जो चार्ज है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो एक कूलम से बहुत छोटा है। यहां पे C का मतलब क्या है? कूलम है। यहां पे हम जानते हैं, अगर हमसे कोई SI यूनिट पूछे
SI यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो SI यूनिट है वो है कैपिटल C, जिसको आप कूलम भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको आप कूलम भी कहते हैं। दिस इज दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपिटल C से लिखते हैं, इसको आप कूलम बोलते हो। सिंपल सा है ये, आप लोगों ने कुछ चीजें इसमें पहले भी पढ़ी होंगी। दो तरीके के चार्जेस हैं, इसका बिहेवियर भी पढ़ा होगा आपने। आप जानते हो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों ही चार्ज मेरे पॉजिटिव हो जाए तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन देंगे। अगर दोनों चार्जेस मेरे कैसे हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, मान लो दोनों ही चार्जेस मेरे नेगेटिव हो जाए, तो ये अगेन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, और रिपल्शन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। अट्रैक्शन, इसमें सॉरी रिपल्शन लिखना था, यहां भी अट्रैक्शन लिख दिया, क्या हो गया भाई, यहां पे भी रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस में रिपल्शन होगा, है ना। अपोजिट चार्जेस में यहां पे हमेशा जब भी अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन। ऑब्वियसली सेम पोलैरिटी रिपेल करती है, ये तो पहले भी पता है। इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस, इसी को अपोजिट चार्जेस को आप ऐसे बोल देते हो, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब जो अपोजिट है, और लाइक चार्जेस यानी कि जिनकी पोलैरिटी सेम है। लाइक का मतलब सेम पोलैरिटी, अनलाइक का मतलब अपोजिट पोलैरिटी। बस पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्शन करेंगे, अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और सेम पोलैरिटी की चीजें रिपेल कर रही हैं, ये नियम है। यहीं से तो हमें पता चला ना, जब दो चीजें अट्रैक्ट भी कर रही थी, रिपेल भी कर रही थी, तो हमें समझ में आ रहा था अट्रैक्शन इसका मतलब एक जैसे चार्जेस पे हो रहा होगा, और रिपल्शन अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चार्जेस पे पाया जाएगा, ये हम जानते हैं। ये हमने कोई फंडामेंटल चार्ज बॉडी ली है। आपको एक चीज और याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है, ये भी हम याद रखेंगे। कभी आपसे पूछ ले न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा नजर आ रहा है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज नजर आ रहा है, इस पे आपको कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज है और आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इस पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, नो चार्ज, ठीक है ना, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब टोटल चार्ज जीरो है, इस पे क्या है, टोटल चार्ज क्या है, जीरो है। तो ऐसे केस में ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। आप एक बात समझे, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता कैसे है, हर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है ना, क्योंकि एटम से बना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बाकी न्यूट्रॉन भी है, बट न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर टोटल, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास देखा जाए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये न्यूट्रल है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई चार्ज नहीं है, मैं कहूंगा इस पे चार्ज है, पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रियलिटी में क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आप कहोगे अच्छा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे चार्जेस तो हैं, पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है ना। टोटल चार्ज जीरो है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस पे बराबर हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्जेस आर सेम। तो यहां पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जरूर कह रहे हो आप, न्यूट्रल तो कह रहे हो, बट ये ऐसा नहीं है कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज इसका जीरो है। तो जब आप कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाते हो तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके आसपास चला जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ चला जाता है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और पॉजिटिव इससे रिपेल करता है, तो ओवरऑल यहां पे अट्रैक्शन होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं मान लेना कि उस पर चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्जेस नहीं है, उसका मतलब ये है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो या उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले लें, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है, कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ना, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव है। क्योंकि आप एटम के बारे में जानते हो, उस पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो हर एक एटम न्यूट्रल कहलाता है तब तक जब तक उससे इलेक्ट्रॉन ले ना लिए जाए, या फिर तब तक जब तक उसको इलेक्ट्रॉन दे ना दिए जाए। तो जैसे मान लो एक एटम है, इस पे 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1000 ही प्रोटॉन है, टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो। आप कहो कि सर इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन खींच लें,
अगर हम इससे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो हम कह देंगे ये कैसा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को हम एग्जिट करा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने से इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे। अब संख्या किसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने नेगेटिव खींच लिए, तो संख्या अब यहां पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर मोर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट में जिसपे हमारे पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं, यानी कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अगर आप यहां से क्या बाहर निकालना स्टार्ट कर दो, यहां से आप बाहर क्या निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज निकाल लो। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज निकालना मुश्किल है, प्रोटॉन तो कभी न्यूक्लियस से बाहर आएंगे नहीं, है ना, यानी कि हाँ सर पॉजिटिव चार्ज तो कभी बाहर आएगा नहीं, यानी कि हमें यहां ये नहीं करना कि इससे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालना है। यहां पे हम कहते हैं अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने एटम में पड़े रिवॉल्व करते रहते हैं, वो इधर उधर कर सकते हो आप, प्रोटॉन को ना तो निकाल सकते हो ना दे सकते हो। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे बाहर से, मान लो आपने इस पे और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज करा जाता है, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के उसको पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन को दे के उसको नेगेटिवली चार्ज। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लोगे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो नेगेटिवली चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्जेस का मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस से ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज, बट नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे क्या नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, पर नेगेटिव चार्ज क्या है मेरे, कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे और इसने इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार लिए होंगे, इस पे उधारी चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं मार्केट से, बहुत लोन ले रखा है, कर्जा है इस पे, इसने इलेक्ट्रॉन्स को ले रखा है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है अगर हम ध्यान से देखेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, उधार ले रखे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास आ जाए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, या टोटल चार्ज जीरो। अब हम जानते हैं टोटल चार्ज जीरो, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पर बराबर है। ये मेरा नेगेटिवली चार्जेस पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से ज्यादा है, ये पॉजिटिवली चार्जेस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से ज्यादा है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे दोनों बराबर है। अगर यहां पे मैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्शन दिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव दूर चला जाएगा, तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल। अपोजिट पोलैरिटी क्या करती है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। अच्छा, पॉजिटिव और एक न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा मैं प्रोटॉन, अब ये मत समझ लेना कि सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करते होंगे, नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, वो एक बॉडी नहीं है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसपे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो, बहुत सारे नेगेटिव हो, उसको बॉडी कहते हैं। ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। इसको इंडक्शन भी कहते हैं, जब ये चार्जेस इस साइड आ जाएंगे ना, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले जाएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट नेगेटिव पास है इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और रिपल्शन से नेगेटिव चार्ज यहां हो जाएगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बट अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आप याद रखना, कभी ये मत कहना सर ने तो कहा था न्यूट्रल और चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं पता चले कल को बोलो सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, यहां पे हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनमें नहीं ये लगाया जाएगा। वहां पे न्यूट्रॉन किसी से अट्रैक्ट नहीं होता है, न्यूट्रॉन बॉडी नहीं है, वो जस्ट एक न्यूट्रल पार्टिकल है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन के अंदर, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं,
ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। ये दो चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं इसको मैं दोबारा से आपके सामने यहां रिप्रेजेंट करता हूं। सारी चीजें मैंने यहां पे लिखा है। स्मॉलेस्ट चार्ज मेरा ये हो सकता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैंने यहां एक्सप्रेस कर दिया है। काम आएगा, बहुत काम आएगा। कई सवालों में दिया जाता है, कई में नहीं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे इतना कम होता है, कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अगर आप सोचो मास ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए तो वो भी देख लेना। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg के आसपास है। और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि चलो ऑलमोस्ट इक्वल है, वैसे थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एमपी का मतलब यहां मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप प्रोटॉन के मास की बात करो, और एमएन का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट बराबर से होते हैं, बट न्यूट्रॉन थोड़ा सा तो भारी होता है प्रोटॉन से, ठीक है। सो आपको एक एटम पता है, आपने एटम देखा होगा, एटम इस तरीके से दिखता है। केमिस्ट्री में तो आप करते रहते हो, आप एटम्स के बारे में पढ़ते हो। यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, इस घर में कौन रहता है, ये किसका घर है जो बिल्कुल सेंटर में है, कौन रहता है यहाँ पे, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस है ये किसका घर है भाई, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन रहते हैं। इस घर का नाम क्या है, न्यूक्लियस। इस घर का नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्राणी रहते हैं भाई, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिखना था, सॉरी न्यूक्लियस लिख दिया है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। इस घर का नाम है न्यूक्लियस और यहां रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। घर का नाम न्यूक्लियस है, रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहां पे। और कौन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके आसपास, कौन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके आसपास, कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये शेल होती है ना हमारी, इनको शेल्स कहते हैं, जिसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। दिखा देते हैं, सर्कुलर, थोड़ी सी अलग शेप भी हो सकती है, सर्कुलर शेल्स है। यहां कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व। बाकी आपने ये पढ़ा होगा, के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में 2, एल शेल में हमारे 8, उसके बाद 18, इस तरीके से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। हमें यहां नहीं करना है, हमें जस्ट एक बार दिखाना था, ठीक है। तो अगर आप कोई न्यूट्रल बॉडी बात कर रहे हो, तो मैंने बताया था किसी भी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर। कोई न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कूलम, ये हमारी एसआई यूनिट है। अगर आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, कूलम हमारी एसआई यूनिट है किसकी, चार्ज की। अगर आप इसको देखो, आप एम्पियर इंटू टाइम लिख सकते हो। एम्पियर करंट की यूनिट है, इंटू टाइम कर दोगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसकी डायमेंशन ए इंटू टी होती है। सो यहां सारी चीजें मैंने मेंशन कर दिया अबाउट चार्जेस। इतना हमें चार्जेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये चार्जेस के बारे में ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर घट जाएंगे, प्रोटॉन के बढ़ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वही दिखा रहा है यहां पे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया, डोनेट कर दिया, जिसको आप केमिस्ट्री में कहते हो डोनेट कर दिया, तो ऐसे में प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएंगे, चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन देने से इस पे एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके मल्टीपल्स में इस पे चार्ज आता जाएगा। वैसे ही यहां पे भी अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बाहर से, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले ये न्यूट्रल था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से इसने गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेट करेगा, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 2 गेन करे तो 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ऐसे इसने अगर 10 गेन करे तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नेगेटिव में इतना चार्ज ये गेन कर लेगा, ठीक है ना। सो आप याद रख सकते हैं और याद रख सकते हैं
यहां पे क्योंकि इसने डोनेशन की है, इस पे जरूर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पर पॉजिटिव चार्ज आने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा रहा है, इसका मास घट जाएगा, ठीक है ना, और यहां पे इसका मास बढ़ जाएगा। मास की अगर हम बात करें, आप याद रखना मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का मास बताया है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का बताया है, जहां आप देख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम बात करें प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कहीं ज्यादा है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रोटॉन काफी हैवी होते हैं, न्यूट्रॉन काफी हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। एक एटम का जो कुल वजन है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ होता ही नहीं है, मेजरली उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे मास घटता होगा, पर हम इसको ध्यान ही नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत तुच्चा सा है, बहुत कम है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जाए तो फर्क पड़ता है, बहुत काफी फर्क पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी कोई खास ज्यादा नहीं है, पर कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ठीक है। चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं, मास होता है न्यूट्रॉन पे, होता है कितना होता है, जितना प्रोटॉन जितना। प्रोटॉन पे ज्यादा मास या इलेक्ट्रॉन पे, डेफिनेटली प्रोटॉन भारी है, ठीक है। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहीं से क्वांटाइजेशन आता है। क्वांटाइजेशन का मतलब कुछ इस तरीके से है, आप ऐसे समझ लो भैया, मेरे को ना, मेरे पास जो मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी ना, वो 5-5 के कॉइन्स में मिलती थी। जब मैं छोटा था मुझे 5-5 रुपए करके देते थे मेरे फादर, तो मेरे पास सिर्फ 5 के सिक्के ही होते थे, सिर्फ 5 के सिक्के होते थे। कमाल की बात है ना, अरे वाह सर, सिर्फ 5 के सिक्के ही होते थे आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास 5 के सिक्के ही होते थे। और मैं दुकान से कुछ लेने गया सामान, उसने बोला, दुकानदार ने 43 रुपीज हो गए, 43 रुपए हो गए। मैंने कहा मैं कैसे दूं 43 रुपए, क्या मैं उसको 43 रुपए दे सकता हूँ, 43 दे सकता हूँ? मेरे पास सिर्फ 5 के कॉइन्स है। तो मैंने कहा यार या तो 40 ले ले या 45 ले ले, या फिर मुझे खुले दे दे। उसने कहा मेरे पास खुले नहीं लिए, उसने कहा मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो मैं क्या उसको 43 रुपीज दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि या तो मैं उसको 40 दूंगा, 5 इंटू 8 40, 8 सिक्के दे दूंगा 40 हो जाएंगे, 9 सिक्के दे दूंगा 45 हो जाएंगे, पर मैं 43 दे ही नहीं सकता। सिक्का तोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि मेरे पास जो सबसे छोटी यूनिट है वो 5 का कॉइन है। या तो वो मुझे खुले दे दे, मैं उसको 45 दे दूं, वो 2 रुपए मुझे लौटा दे, ऐसा तो कर सकते हैं। बट मेरे पास सिर्फ 5 के ही कॉइन है, तो मैं उसको 43 नहीं दे सकता, 42 नहीं दे सकता, मैं उसको 1 रुपया नहीं दे सकता, 2 नहीं दे सकता, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं 5 दे सकता हूं, 10 दे सकता हूं, 15 दे सकता हूं। यानी कि मैं जितने पैसे उसको दे सकता हूं वो 5 के मल्टीपल हो गए, क्योंकि मेरे पास 5 के ही सिक्के थे ना। अरे चार्ज के साथ भी यही है, ये भी बेचारा मेरी तरह ही है, चार्जेस के साथ भी यही कहानी है। हर तरीके का चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपको मुझे इतना चार्ज दे दे, कहेगा रुक जा पहले मैं देख लूं मेरे पास कितने के सिक्के हैं, ठीक है ना। तो चार्ज के सिक्के अलग हैं इसके पास, इसका क्वांटा अलग है। जो मेरा 5 रुपए का कॉइन है उसको बोलेंगे मेरे पास ये क्वांटा ऑफ डिनोमिनेशन है। मेरे पास जो पैसे हैं उसकी जो डिनोमिनेशन, जानते हो ना, मेरे 5 के कॉइन ही है सिर्फ, तो मैं बोलूंगा मेरा क्वांटा 5 है। यहां पे चार्ज का क्वांटा क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि आप चार्ज या तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम दे सकते हो, या 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -9, या 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -9। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन लोगे तो इतना नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वांटाइजेशन कहलाता है। यानी कि यहां एक छोटी यूनिट जरूर डिक्लेयर की जाएगी, एक छोटी यूनिट, और वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल ही छोटी यूनिट है। यानी कि चार्ज उस फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का मल्टीपल ही होगा। सो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पॉसिबल चार्ज। इसका मतलब क्या है? पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी, पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी शुड बी, क्या होना चाहिए? शुड बी मल्टीपल ऑफ, शुड बी, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, शुड बी इंटीजर, इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब है या इंटीजर से, मैं इंटीजर लिख देता हूं, इंटीजर टाइम्स, इंटीजर टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट ले लो, या तो पहले देखो ये न्यूट्रल है ना, तो या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इस पे कितना चार्ज आ सकता है? सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है,
तो इस पे कितना चार्ज आ सकता है, या तो इसका चार्ज होगा 1 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या होगा 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या 3, या फिर अगर इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, n इलेक्ट्रॉन, इसने n इलेक्ट्रॉन गेन करें तो इसका चार्ज होगा n इंटू 1 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, इसलिए हम लिख देते हैं इस पे जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल हो सकता है, Q इज इक्वल्स टू NE। E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो जरूरी थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डोनेट भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना भी नेगेटिव आंसर आ जाएगा, टोटल चार्ज। Q का मतलब है ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज, Q का मतलब है टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट, ये जो टोटल चार्ज आया ना ऑब्जेक्ट पे, ये वो है टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज आ रहा है वो कैपिटल Q है। N का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, उसने गेन किए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, ये भी हो सकता है भाई, कहानी कहीं भी जा सकती है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर ये n इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो भी इस पे जो टोटल चार्ज आएगा, मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, डोनेट किए, तो भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, यानी कि हमें सिर्फ मॉडुलस वैल्यू लेनी है। यानी कि आप देखते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, यानी कि डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, बस, है ना। पर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन का सिंगल चार्ज है। यानी कि जैसे मैंने बोला था, मैं उसको 5 दे सकता हूं, 10 दे सकता हूं, 15 रुपए दे सकता हूं, 20 दे सकता हूं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे दे सकता हूं, मल्टीपल ऑफ 5 में दे सकता हूं, या मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन में चार्ज आ सकता है। कोई बोले क्या ये चार्ज पॉसिबल है, सपोज आपसे मैं बोलूं Q इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है? सोचो कितना चार्ज पॉसिबल है, नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप n की वैल्यू निकालो, n को क्या लिख सकते हो, Q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कट गया और ये आ गया 22/16, है ना, जो कि इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर, यानी कि इसका रेशियो इंटीजर नहीं है, इतना चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। आप 1.6 दे सकते हो, उसके बाद 3.2 दे सकते हो, 2.2 कैसे दोगे, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। सारे चार्ज पॉसिबल नहीं होते, ठीक है ना, ऐसा थोड़े ना है, अब मेरे पास है ही सारे 5 के सिक्के, वो कहे मुझे 7 रुपए दे दे, कैसे दे दूं, तोड़ूंगा थोड़ी ना सिक्का, चार्ज को तोड़ूंगा थोड़े ना, मैं तोड़ के थोड़ा ना दूंगा, चल आधा तू रख ले बेटे, आधा मैं रख लेता हूं, ऐसा थोड़े ना हो सकता है, इसीलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉसिबल है? वो है। क्या 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है? हाँ, यानी कि जिसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके देख लो, अगर इंटीजर आ जाए, आपको चार्ज जो दिया अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो, इंटीजर आ जाए तो बढ़िया भैया, तो चलो जाओ, फिर इसका मतलब है ये पॉसिबल है ना, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव। वो नेगेटिव पॉजिटिव तो यही बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो नेगेटिव होगा, डोनेट किए हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ना छोटे चार्जेस में तो लगा देते हैं, जैसे यहां पे है, बट मान लो कोई बोले 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में आगे के क्वेश्चंस करोगे, और आप ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में क्वांटाइजेशन चेक करने बैठ जाओगे, क्वांटाइजेशन तो सर लग नहीं रहा, सर नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं लगाओगे। छोटे चार्जेस की बात करें, जैसे ऐसे क्वेश्चंस दे दे 2.2, 2.3, 4.5, मतलब 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 20, इस रेंज में कुछ दे दे तो आप लगा देना। बट बड़े चार्जेस, 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, अरे बहुत बड़े चार्ज है, मिली कूलम चार्ज, माइक्रो कूलम चार्ज, ये बड़े चार्जेस है, इसके लिए बहुत बड़े चार्ज है ना। 10 की पावर माइनस 19 काफी छोटा नंबर है, और माइक्रो कूलम मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, है ना। अगर हम बात करें माइक्रो कूलम का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अगर मैं बोलूं नैनो कूलम तो ये होगा 10 की पावर माइनस 9 कूलम। अगर मैं बोलूं MC मिली कूलम 10 की पावर माइनस 3 कूलम। तो आपको देखने में लगते हैं सर ये छोटे चार्ज है, बट ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से काफी बड़े हैं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, इतने बड़े चार्जेस में नो क्वांटाइजेशन रिक्वायर्ड, आप इसमें क्वांटाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में, कहीं आप क्वांटाइजेशन लगा के देखने लग जाओ, ठीक है ना, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़े चार्जेस हैं। बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसी ही बात है, अगर मैं इस बॉटल में 3 चम्मच इसमें
नमक डालूं तो आपको इसका पानी नमकीन लगेगा। वही मैं नदी में 3 चम्मच अगर नमक डालूं तो उसका पानी नमकीन नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप कहोगे सर बहुत सारा पानी है, क्या फर्क पड़ता है 3 चम्मच से, है ना। वैसे ही यहां है, जब चार्जेस बहुत बड़े हैं, ये देखने में छोटे लग रहे हैं पर ये बहुत बड़े हैं। अरे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, नेगेटिव दिखा नहीं रहा, नेगेटिव ले रहा हूं। ये बहुत छोटा है, दिस इज वेरी मच लेस देन 10 की पावर -9 कूलम। ये नैनो कूलम, माइक्रो कूलम से अभी भी बहुत छोटा है। हालांकि ये छोटे चार्जेस है बट इनसे भी बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं माइक्रो, इसको हम बोलते हैं नैनो कूलम, इसको हम बोल रहे हैं मिली कूलम। ठीक है ना, इसको हम बोल रहे हैं मिली कूलम। समझ में आ रहा है? ये छोटी यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ चार्जेस, बट ठीक है ना, स्मॉल यूनिट्स ऑफ चार्जेस, बट आप इसको इस्तेमाल करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल होगा। तभी आज का चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि ये बाद में आप बेझिझक इस्तेमाल करने वाले। सो फार मैंने चार्जेस की प्रॉपर्टी बताई, चार्ज कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया, यहां थोड़ा आपको लैंग्वेज में लिख के दिया हुआ है, अगर आप रीड करना चाहते हैं थोड़ी बुक वाली लैंग्वेज में मैंने यहां लिख के दिखा दिया है। क्वांटा किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही क्वांटा कहते हैं, वो इतनी होती है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, यहां स्मॉल क्यू इसने लिया है टोटल चार्ज। ठीक है, सो ये जस्ट आप लोगों के लिए है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आपके रीडिंग के लिए। आप लोग कहते हैं ना कि सर एक हैंड रिटन नोट्स भी होने चाहिए, सर दूसरे नोट्स भी दे दो, सर हमारे पास मॉड्यूल नहीं है। लो पूरा का पूरा तो मैंने छाप दिया आप लोगों के लिए, आप आराम से रीड कर सकते हो यहां से। चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज? एक बॉडी से, ठीक है ना, एक बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाए, यानी कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे कि इस पे फाइनल चार्ज कितना आ जाए? 1 कूलम, यानी कि कैपिटल क्यू कितना हो गया मेरा? 1 कूलम। यहां पे अगर मुझे याद रखना है तो मुझे पता चलेगा, यहां पे n निकालने का मतलब है q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप कहोगे 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऑब्वियसली इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर +19 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर 18 और डिवाइडेड बाय 1.6। इसको सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली ये आप याद रखना 6.25 इंटू 10 की पावर, मतलब अगर आप इसको 1.6 ले रहे हो तो ये 6.25 ही आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को मिला दो, इनमें एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। भैया आप अरबों करोड़पति हो, बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हो, उसमें से कोई 10-20 रुपए ले भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें से 5-10 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए कहा था कि यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ क्वांटाइजेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्वांटाइजेशन छोटी छोटी जगह पे चलता है, यहां कहां चलेगा। यहां तो आप बोल दोगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 6.25 आएगा क्या 6.251 आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 6.25 अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो, यानी कि यहां पे आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन सर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। हाँ, -1 कूलम बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो -1 बनाएंगे, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ छोड़ देंगे एटम को, आय हाय, एक साथ छोड़ दिया एटम को, कितना गलत किया है ना। एटम का कोई अट्रैक्शन ही वही नहीं है, कोई सर कोई फीलिंग्स ही नहीं है सर, ऐसे ही छोड़ दिया एटम को। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एटम को छोड़ के दूर चले जाएं तो एटम पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। If 10 की पावर 19 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on another body? वो कह रहा है हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन उड़ जाते हैं एटम से भाई, मतलब एक बॉडी से हर एक सेकंड, इन 1 सेकंड, एक सेकंड में 10 की पावर 9, कितने? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। बाबा रे, इतने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाते हैं। तो 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा? अब आप जानते हो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी तो हमने देखा 1 कूलम 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, अभी तो देखा था हमने 1 कूलम इसके बराबर है। यानी कि वो चाहता है हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को उड़ने में कितना टाइम लगेगा।
ऑब्वियस सी बात है सर, इन 1 सेकेंड हम कह सकते हैं सर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए। या फिर आप कह सकते हो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 19 नहीं है 9 है, सॉरी, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कितना टाइम लगता है, इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9। और कितने इलेक्ट्रॉन आपको उड़ाने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना आ जाएगा जल्दी से देखो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स। आ रहे समझ में, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। अरे सीधी सी बात है भैया, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं, वो पूछे 100 इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में जाएंगे, तो आप 100 को 10 से ही तो डिवाइड करोगे, ऐसी तो होगा। मान लो कहे कि 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो पूछे 20 इलेक्ट्रॉन कितने में जाएंगे, तो आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे, 4 सेकंड नहीं आएगा। वही तो है, अरे वही तो है। अरे 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अरे 1 कूलम चार्ज उड़ाना है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने हैं। ये कैसे पता, पिछले क्वेश्चन में देखा था, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ, यानी 1 कूलम चार्ज लाना है, हाँ, तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन उड़ाने, अरे हाँ, तो इतने इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है, 1 इलेक्ट्रॉन को उड़ाने में इतना टाइम मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को उड़ाने में 1 सेकंड लगता है, तो इसको डिवाइड कर दो तो टोटल टाइम आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। देखा आप लोगों ने, इसको यूनिटरी मेथड कहते थे मैथ्स में। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम है ना, इतने सेकंड्स लगेंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन को इतने सेकंड्स लगेंगे। ओहो, अगले कंसेप्ट पे अब हम पढ़ सकते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बच्चों वाला मतलब काम है यहाँ पे, बस आपको प्लस माइनस ही करना है। वो सीधी सी बात कह रहा है, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है भाई, ऐसे हमें पता चल गया भाई, किसी ने यहाँ पे +2 कूलम चार्ज रख दिया, किसी ने यहाँ पे +6 कूलम चार्ज रख दिया, किसी ने यहाँ से -2 मतलब 2 कूलम चार्ज हटा दिया, या फिर ऐसे भी कह सकता है किसी ने यहाँ पे -2 कूलम चार्ज रख दिया, है ना, किसी ने यहाँ पे +4 कूलम चार्ज रख दिया, किसी ने यहाँ पे -8 कूलम चार्ज रख दिया। तो बोले टोटल चार्ज कितना होगा, अरे ऐड कर दो। तो वो कह रहा है टोटल चार्ज एडिटिव होते हैं, ऐड कर दो, 2 + -2, ठीक है ना, +-8 +4 +6, है ना, सभी को ऐड कर दो। 5 थे, हाँ, पांचों को ऐड कर दिया मैंने। अरे 2 तो कट गया, ये कितना हो गया, 4 और 6 10 हो गया, और ये 2 हो गया, +2 कूलम, ये टोटल चार्ज हो गया, इसको कहेंगे टोटल चार्ज। तो वही बोल रहा है, अरे टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे विद प्रॉपर साइन, ठीक है ना। समझा भी दिया, लिख भी दिया, ताकि आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। कमाल की अंग्रेजी है, ध्यान से पढ़ लो, इजी है, समझ सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज को मैं जानबूझ के यहां लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर जो मैंने फीडबैक लिया बच्चों का, मुझे इतना समझ में आया, सर बहुत बढ़िया समझ में आता है सर, आप पढ़ाते हो मजा आ जाता है सर, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते सर। उसका एक कारण ये है, हम लोग क्या है, थोड़ा सा स्लो है चीजों को समझने में। हम लोग हिंदी में पढ़ने की हमें आदत है, सवाल आता है अंग्रेजी में, हम कई बार कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, सवाल की लैंग्वेज से डील नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी कमी रह जाती है हमारे अंदर। इस कमी को दूर करने के लिए अब से कोशिश कर रहा हूं कि मैं साथ साथ आपको ये वर्ड्स में भी एक्सप्रेस करूं, ताकि आपको वीडियो ऑडियो दोनों मैच करती हुई नजर आए। हम पढ़ लेते हैं, इस तरीके से समझ लेते हैं, पर सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज से डील नहीं कर पाते। ऐसा है, आप एग्री करो। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, जब आपके सामने सवाल आता होगा, नहीं हो रहा, टीचर समझाता होगा, ये पूछ रहा है, अरे आ गया सर, इसमें क्या था। होता है, ऐसा ही होता है, इसलिए ये लैंग्वेजेस यहां लिखी गई हैं। आज आप देखोगे आपको थ्योरी बहुत मिल रही है बीच बीच में, सर जी आज थ्योरी लिख लिख के लाए हैं, क्यों लाए हैं, ताकि सर अपनी भाषा तो समझा ही सके। मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पहले पढ़ाता था, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको, ताकि आप लोग इसको पढ़ के समझ सको कि एडिटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखा गया है यहाँ पे, किस तरीके से आप इसको अंग्रेजी में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इंग्लिश में हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दीज थिंग्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या है भैया, हम पैदाइशी तो इंग्लिश नहीं सीखे, हम लोगों ने लर्न किया वो लैंग्वेज, हमारी जनरल भाषा, मातृभाषा लैंग्वेज तो नहीं है। हाँ, कई रीजन्स में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इन जनरल आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, फिर समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज वाई मैं चाहता हूं कि आप दोनों चीजों को साथ में पैरेलल लेके चले, ठीक है, डन, कोई बड़ी चीज थोड़े ना है।
अरे कोई बड़ा ही चीज छोड़ना है, कर लेंगे ना, हाँ मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसका क्या मतलब है? चार्ज का हेर फेर, हेरा फेरी हो रही है चार्ज की, ठीक है ना, चार्जेस की हेरा फेरी है यहां पे, चार्जेस की हेरा फेरी, ठीक है ना, चार्जेस की हेरा फेरी, ठीक है। एक बड़ी प्यारी मूवी आई थी हेरा फेरी, यहां चार्जेस की हेरा फेरी, वहां पैसों की होती थी, यहां चार्जेस की है। यहां पे वो क्या कहता है, देखो आपके पास दो चार्जेस नजर आ रहे हैं, दो चार्जेस, एक ये वाला, एक ये वाला, एक नीले वाला और एक ये कौन सा कलर है, पीच कलर कहते हैं इसको, है ना। तो ये दोनों चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, कुछ स्किन या ऑरेंजिश कलर का, पीच कलर का है ये। इस पे जो चार्ज है Q1 है, इस पे Q2 है। मैंने आइडेंटिकल बॉडी लिया, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोले तो सर, आइडेंटिकल का मतलब क्या है सर? आइडेंटिकल मतलब एक जैसी दिख रही है, एक जैसी मतलब सर कलर तो सर अलग है। अरे आइडेंटिकल का मतलब कलर नहीं, आइडेंटिकल का मतलब है इनका साइज आइडेंटिकल है, शेप आइडेंटिकल है, यानी कि अगर दोनों स्फेरिकल बॉडी है, दोनों का रेडियस सेम है। आइडेंटिकल का यहां से मतलब था सेम रेडियस, ठीक है ना, सेम रेडियस, ठीक है ना। कंडक्टिंग है, एक दूसरे से चार्ज एक्सचेंज कर सकती हैं, सेम रेडियस की ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, अगर ये आसपास आए, एक दूसरे को टच करे, ये चार्जेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। इसने इससे कुछ लिया, इसने इसको कुछ दिया, पता नहीं क्या किया इन्होंने आपस में, है ना, लेन देन हुआ, क्या हुई यहां पे चार्ज की हेरा फेरी, क्या हुई यहां चार्ज की हेरा फेरी। फाइनली क्या होगा, अगर आइडेंटिकल है तो, अगर आइडेंटिकल है तो फाइनली क्या होगा सर, जब मैं इनको टच करके थोड़ी देर दूं और फिर अलग कर दूं, फाइनली मैं देखूंगा दोनों बराबर चार्ज रखेंगे, दोनों बराबर चार्ज रखेंगे, दोनों पे कैसा आएगा, बराबर चार्ज, इक्वल चार्ज ऑन बोथ, इक्वल चार्ज ऑन बोथ, दोनों पे बराबर चार्ज आएगा, एकदम बराबर, ठीक है ना। ये सेम चार्ज लेके चलेंगे तो कितना बराबर चार्ज आएगा, वो होता है इनका एवरेज। कितना होता है वो चार्ज, उनका एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, दो चार्जेस का एवरेज क्या होगा, दोनों चार्ज को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 2 करो, इसको ही हम क्यू एवरेज कहेंगे। तो फाइनली दोनों पे क्यू एवरेज आ जाएगा, दोनों का चार्ज बराबर, पर किस कंडीशन में, आइडेंटिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा, है ना, ये तो बाद में समझेंगे, पर पहले सवाल आ गया होगा दिमाग में, सर अगर आइडेंटिकल ना हुए तो क्या होगा। तो करेंगे इस सवाल को हम पोटेंशियल के मेथड से सॉल्व। अभी पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है, जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो वैसे सवाल कराऊंगा कि अगर ये आइडेंटिकल ना हुए तो क्या होगा, अगर आइडेंटिकल ना हुए तो क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे उसमें। बट ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तब के लिए है अगर आइडेंटिकल है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो पोटेंशियल पोटेंशियल गया बाहर में, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो पता ही है ना। जैसे ये बॉटल है, मान लो दोनों मेटल की बनी है, और मेटल की क्यों ले रहा हूं, प्लास्टिक की क्यों नहीं, प्लास्टिक की बोतल टच करने पे चार्ज एक्सचेंज नहीं करेंगी, कंडक्टर नहीं है ना, वो इंसुलेटर होती है ना, मेटल की ले रहे हैं जो कंडक्टर होती है। मान लो इस पे कुछ चार्ज है, इस पे चार्ज है 10 कूलम, इस पे चार्ज है 30 कूलम, ठीक है ना, 30 कूलम 10 कूलम, पास ले आए, क्या करा, पास ले आए, थोड़ी देर टच किया फिर दूर ले गए, अब दोनों पे चार्ज बराबर, कितना होगा बता सकते हो, 10 30, सर 10 और 30 कितना होता है 40, है ना, डिवाइडेड बाय 2 यानी 20, दोनों पे 20 हो जाएगा, दोनों पे 20 हो जाएगा, ये भी 20 ये भी 20, तू भी खुश मैं भी खुश, ठीक है ना, बात समझ में आती है। ये 30 था ये 10 था, पास आए, ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, कहां से कहां चार्ज गया, रियलिटी में 30 वाले ने 10 कूलम चार्ज लॉस किया, बट आप ऐसे कह सकते हो कि इस वाली बोतल से इलेक्ट्रॉन जंप करके गए होंगे इस पे, तभी तो इसका चार्ज कम हो गया ना, है ना, और इसका चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इस पे 10 कूलम चार्ज बढ़ गया, इस पे घट गया। अच्छा ऐसे भी हो सकता है सर, अगर इस पे -5 हो, इस पे -5, सोचो -5, इस पे -5 और इस पे 15 15, -5 + 15, पास लेके आओ, टोटल चार्ज सोचो कितना था, -5 + 15, -5 + 15 कितना हो गया, 15 - 5 यानी कि 10, टोटल चार्ज 10 है। अब ये दोनों आधा आधा ले लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 5 5। नहीं समझ में आया, देख लो भैया, वैसे मैथ्स है इतनी मुश्किल नहीं है। अरे अगर एक पे -5 हो और दूसरे पे +15 हो तो कौन सी बड़ी चीज है भाई, इनको टच कर दो, टच किया है ना, एक दूसरे के पास लेके आए और उसके बाद फिर से दूर ले गए, है ना। अब टोटल चार्ज कितना था, अगर मैं देखो ध्यान से, Q1 + Q2 कितना होगा, इसको आपने Q1 मान लिया, इसको आपने Q2 मान लिया, तो Q1 + Q2 कितना आ गया, 15 - 5 यानी कि 10 नहीं हो गया क्या।
अब ये आधा आधा ले लेंगे ना भाई, 5 कूलम ये 5 कूलम ये, एवरेज तो यही हुआ ना, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज तो 5 ही हुआ। आ रहा है समझ पे? ये इजी है ना, ये जस्ट एक इजी एग्जांपल है समझने का। ओके, समझ में आता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन यही है जो भी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये कंजर्वेशन को भी समझ सकते हो आप। कंजर्वेशन का मतलब है चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि सिस्टम का चार्ज ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इस पे -5 लिया था, इस पे कितना लिया था, इस पे कितना लिया था मैंने, बोलो 15 लिया था। -5 + 15 है ना, एक पे -5 और एक पे +15, टोटल कितना हो गया बता दो यार, +15 - 5 सर 10 है। बाद में दोनों ने कितना लिया 5 बाद में सम करो 5 + 5 तो भी 10 है। पहले भी इनका सम 10 था, बाद में भी सम 10 है। अरे चार्ज का सम पहले भी उतना था, बाद में भी उतना है, वो कंजर्व है, चार्ज चेंज नहीं कर रहा, वो पहले भी उतना था बाद में उतना है। ऑल्दो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं चार्जेस के, एक से दूसरी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पर जो चार्ज इनिशियल है वही फाइनल होगा। पहले चार्ज कितना था Q1 + Q2, फाइनली इस पे इतना, इस पे इतना, इनको दोनों को जोड़ो तो भी Q1 + Q2 ही आएगा। यानी कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इट में ओनली ट्रांसफर, इट में ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ये सिर्फ एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं। इट में ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एक से दूसरे की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप टोटल चार्ज की बात करोगे वो हमेशा रहेगा कंजर्व। यानी कि अगर आप बोलो ये हमारी एक बॉडी है, ये हमारी दूसरी बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, अलग अलग शेप की, सर जरूरी नहीं आइडेंटिकल हो, अलग अलग शेप की होगी। तो फाइनली अगर आप देखोगे इनको टच कर दो, आपने कहा सर इनको टच कर दिया, आय हाय हाय टच हो गया जी, ठीक है ना, एकदम टची मोमेंट है, दोनों को एकदम टच कर दिया, सर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ यहां जाएगा कुछ यहां जाएगा, पता नहीं क्या होगा। फाइनली सर अलग करा और हमने देखा इस पे चार्ज था कुछ Q1 इस पे चार्ज था Q2। अगर तो आइडेंटिकल है तो जानते हो क्या होगा, अगर तो आइडेंटिकल है तो Q1 + Q2/2, आइडेंटिकल नहीं है तो कुछ अलग होगा। क्या होगा वो हम पोटेंशियल से सीखेंगे। पर मैं एक चीज श्योरिटी से कह सकता हूं, मैं अभी भी ये कह सकता हूं जो इनिशियल चार्ज था वो Q1 + Q2 था, और फाइनली भी इनका सम बराबर होगा, ठीक है ना। और कुछ कहो ना कहो, आप ये तो जरूर मानो कि ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। एग्जाम्पल चाहिए, मान लो इस पे 10 कूलम है, मान लो इस पे 6 कूलम है, टोटल कितना है, टोटल कितना है 16। मैंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मुझे नहीं पता क्या हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन में, इस पे 7 कूलम आ गया, तो इस पे कितना होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर पहले सम इसका 16 था तो बाद में भी 16 ही होना चाहिए, यानी कि यहां 9 कूलम होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो चलेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, ट्रांसफर चलेगा, लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। सिस्टम से एक पार्टिकल लॉस गेन कर सकता है, आपको इसका तो लॉस हो गया, इसका 10 से 7 हो गया, मैं एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, सिस्टम की बात कर रहा हूं, दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लो। मैथड्स ऑफ चार्जिंग, अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। एक पहला मेथड है फ्रिक्शन वाला, दूसरा है इंडक्शन वाला। फ्रिक्शन वाला क्या है, इसके अलावा आप कंडक्शन भी कह सकते हो, तीसरा प्रोसेस भी बोल सकते हो, सर कंडक्शन से भी हम चार्ज कर सकते हैं, एक से दूसरे को कंडक्ट करके। कंडक्शन वही है जो हम पीछे कर रहे थे, कंडक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं, इंडक्शन से भी कर सकते हैं। कुल मिला के 3 प्रोसेसेस होती है। फ्रिक्शन का मतलब है यहां पे वो रबिंग वाला सिस्टम, एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करते थे, तो यहां पे फ्रिक्शन वाला मेथड आता था। इंडक्शन वाला मेथड होता था सिर्फ पास लाके दूर हटाना, है ना। इंडक्शन मतलब यहां आप रबिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ दिखा रहे हो, है ना, दिखा रहे हो। जैसे क्या होता है कई बार क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाते हैं, मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज के पास लाते हैं, उसको ललचाते हैं, उसको देते नहीं है, सिर्फ ललचाते हैं, ललचाते हैं, दूर से दिखाते हैं, है ना, दूर से दिखाते हैं, है ना, फिर वो एकदम से चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो दूसरा मेथड इंडक्शन है। तीसरा हमारा कंडक्शन है। कंडक्शन तो सबसे मामूली सा मेथड है, जहां हम दो ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, कंडक्टर्स में लगता है, यानी कि कंडक्शन तो बहुत आसान है। अगर आप कंडक्शन की बात करोगे, कंडक्शन मेथड तो बहुत आसान है। कंडक्शन में क्या है,
फॉर कंडक्टर्स हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, ज्यादातर ये कंडक्टर्स में आपको नजर आएगा कंडक्शन वाला मेथड। इसमें क्या होता है, दो कंडक्टर्स को हम टच करते हैं। मान लो एक कंडक्टर ये है ना, इस पे चार्ज Q1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये मेरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब अब आप जानते हो, है ना। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता, क्या नहीं होता, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि इस पे चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है, इस पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इस पे सारे प्रोटॉन है क्या, नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से कम होंगे, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, डोनेट करके आ रहा है ना, ये डोनर है, ठीक है, डोनेट करके आया है। तो इनको जब आप टच करोगे, इनको बहुत क्लोज लेके आओगे, आप टच करोगे, सिर्फ टच करने से, अगर आपने टच किया और सिर्फ टच करने से अगर चार्ज का ट्रांसफर हो जाए एक से दूसरी तरफ, कुछ नहीं किया, बस पास ले आए, टच किया, है ना, छुआने से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा। न्यूट्रल है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और फिर आप इसको हटा दोगे तो क्या होगा, ये जो पहले वाला चार्ज है ये कुछ Q1 डैश हो जाएगा और इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा Q2। ऑब्वियसली इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अब इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियसली मान लो इस पे ज्यादा चार्ज था, कितना चार्ज था, जैसे कि 10 कूलम था, इस पे कितना था, 0 कूलम था। न्यूट्रल का मतलब टोटल चार्ज इस पे मान लो 10 है और इस पे कितना है, न्यूट्रल है तो 0 है। टच करके जब आप हटाओगे, अगर इस पे 6 कूलम हो गया तो इस पे 4 हो जाएगा। आइडेंटिकल है तो दोनों बराबर ले लेंगे, फिर दोनों पे 5-5 हो जाता, आइडेंटिकल होते तो बराबर हो जाते। पर यहां पे सिर्फ टच किया है हमने, कोई रबिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ टच करने पे चार्ज, सिर्फ टच करने पर, सिर्फ टच करने पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। जस्ट आप उसको टच कर रहे हो यहां पे और कुछ नहीं कर रहे, ये कंडक्शन है। इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सा सिनेरियो है, ये तो हमें पता ही है। कंडक्टर्स के लिए इंसुलेटर्स को ऐसे टच करोगे तो नहीं होता है, कंडक्टर्स में ये प्रोसेस हो जाती है, दे आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब है दे कंडक्ट चार्जेस, वो चार्ज को फ्लो करने की जगह देते हैं, उनको मजा आता है चार्ज फ्लो करे हमसे, बहुत खुश है, कंडक्टर्स है, खुश मिजाज कंडक्टर्स, है ना, चार्ज को फ्लो करने देते हैं। इंसुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं बिल्कुल फ्लो नहीं करने दूंगा तुझे। इंसुलेटर ऐसे वाले होते हैं, कंडक्टर कहते हैं आ बेटा आ, आराम से फ्लो कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से फ्लो कर मेरे ऊपर से, ठीक है, ओके। सो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो हमने कहा कि चलो एक प्रोसेस तो अपनी होगी कंडक्शन, अब थोड़ी सी डिस्कशन फ्रिक्शन और इंडक्शन में करेंगे, है ना। इंडक्शन को भी देख सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें, इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। इंडक्शन में क्या किया गया, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखो मैंने क्या किया, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिया, है ना, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अनचार्ज ऑब्जेक्ट मतलब इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, नहीं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि उस पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब होता है उस पे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब मैं देखो इसके पास कैसा चार्ज लेके आया हूं, इस पे एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया हूं, देख रहे हो आप, इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया, है ना, कंडक्टिंग सा स्फीयर या कोई भी स्फीयर ले लिया मैंने यहाँ पे, और नीचे ये इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया ताकि चार्ज नीचे ना जाए, ग्राउंड से टच ना हो, ताकि ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रख दिया, ठीक है ना, ताकि नीचे टच ना करे, अर्थ से टच ना करे, इसलिए रख दिया। तो आप देखोगे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे ना, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसको कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा विद इन द बॉडी। विद इन द बॉडी चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे इंडक्शन होगा, इंडक्शन का मतलब क्या है, सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड खिसक के आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो लेफ्ट साइड खिसक के आ गया, है ना, इसने देखा पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर आ गया, और यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिपेल होके इधर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज दूर भागा ऑब्जेक्ट का और नेगेटिव चार्ज इसकी करीब आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज उधर भाग गया। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, बट रिपल्शन ज्यादा डिस्टेंस पे और अट्रैक्शन कम पे है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, ओवरऑल यहाँ अट्रैक्शन होगा, है ना, ओवरऑल ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैंने कहा था न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है, होगा ये, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। इस सरफेस पे जो चार्ज आते हैं हम कहते हैं इसको इंड्यूस चार्जेस। ये इंडक्शन की वजह से आए हैं तो वी कॉल देम इंड्यूस चार्जेस, इसका नाम पड़ गया इंड्यूस चार्जेस। यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहां पॉजिटिव। अब एक बात बता देता हूं, अगर मैं इस पॉजिटिव बॉडी को दूर ले गया ना, ये दोबारा से पास पास आ जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पहले की तरह। यानी कि ये चार्ज कहां से हुआ सर, ये तो थोड़ी देर के लिए हुआ, जब तक ये बैठा है तब तक नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। ऐसा होता है ना घर पे, कई बार क्या होता है,
कि हम पढ़ नहीं रहे होते, है ना। मैं तो छोटा था, मैं भी बहुत शैतान था, कई बार जिद कर लेता था, है ना, नहीं पढ़ते थे। अब पापा का डर होता था, भैया वो बैठे हैं सर में तो बुक खुली हुई है, पढ़ रहे हैं, जैसे ही वो गए बंद। वही हाल इसका है ना। होता है कि आपके साथ भी डिसेंट हो, हैं, सीधे हो, पढ़ते हो, अपना पढ़ लेते हो, कोई कुछ नहीं कहता। अब तो पढ़ लेते होगे, अब तो मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब तो सीरियस हो गए होगे। बट हम छोटे थे तब तो ये होता ही था ना। छोटे बच्चों में जरा खेल कूद का ज्यादा कीड़ा होता है, बड़े होने के बाद थोड़ी समझदारी आ जाती है, हमें पता है क्या सही क्या गलत है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब ये छोटे बच्चे की तरह मासूम है सर। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। पर जैसे ही ये देखेगा ना ये पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो जाएंगे, ये दोबारा से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो हम इसको चार्ज थोड़ा ना कर पाए, इसको ये थोड़ा ना कहूंगा चार्ज हो गया, ये तो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थोड़ी देर के लिए इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आ गया। इंड्यूस वर्ड इंडक्शन से आया है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन जो एक वर्ड है ना, इंडक्शन, इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? आपने एक कहावत सुनी होगी, है ना, आपने एक कहावत सुनी होगी कि भैया जैसे कहावत छोड़ो, ऐसी सोच लो, एक खराब फल जब आप बहुत सारे फलों के पास रख देते हो तो वो सबको खराब कर देता है। सुना है ना, ठीक है ना। तो ये वही कहावत है, यहां पे इंडक्शन भी वही चीज है। मतलब पहले ये चार्ज नहीं था, चार्ज को देख के ये चार्ज हो गया। यानी कि पहले इसको नहीं होश थी कि मुझे चार्ज होना है, पर इसको देख के ये चार्ज हो गया, इसने अपना चार्ज डेवलप कर लिया। इंडक्शन का मतलब है इसका अपना चार्ज नहीं है, ये पहले से नहीं था, इसको पहले अकल नहीं थी, ये इंड्यूस हुआ है, किसी की बहकावे में आ जाना, है ना। अरे इसके बहकावे में आ गया तभी तो इसने नेगेटिव चार्ज यहां और पॉजिटिव यहां रखा है। आप इसको दूर ले जाओ, ये फिर से सही हो जाएगा। इंडक्शन वर्ड यहीं से आया। इंडक्शन का मतलब है किसी के बहकावे में आना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके इंड्यूस हो जाना। किसी इन्फ्लुएंस का मतलब जानते हो, किसी कहावे में आ जाना, वही चीज है। इंड्यूस हो रहा है। अपना चार्ज नहीं था इसका, इसको देख के इसने ऐसी शक्ल बनाई है, अदरवाइज नहीं। दूर ले जाओ वैसे ही हो जाएगा। तो ये चार्ज नहीं हो पाया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव चार्ज लाओगे, सॉरी, इसके बाद क्या करोगे? अगर हम ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इधर है ना। अब आप क्या करो, अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक्चुअली चार्ज हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक वायर ले जा सकते हो और अर्थ में डाल सकते हो ऐसे। इसको बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इसी को बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। मतलब आप एक कंडक्टिंग वायर, एक मेटल की, या कंडक्टिंग वायर आप कह सकते हो, एक मेटल की वायर आप क्या करो, इससे कनेक्ट कर दो जहां पे इसका पॉजिटिव चार्ज आया था, अर्थ से कनेक्ट कर दो। अर्थ क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के पास जितने मर्जी आप इलेक्ट्रॉन दे दो, जितने मर्जी उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, आप चाहो तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, चाहो तो उससे ले लो, वो कभी मना नहीं करती। आपको जो चाहिए वो दे देती है, तथास्तु, है ना। धरती माता हमारी, है ना, हमारी हिस्ट्री में भगवान कहा गया, धरती माता कहा गया उसको, है ना। तो आप जानते हो, तो एक तरीके से आप समझो इस चीज को। हम कह सकते हैं कि जो मेरी अर्थ है ना, ये सचमुच बहुत बहुत ही प्यारी है। क्यों? क्योंकि इससे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ले लो ना, ये मना नहीं करती। इसको जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन दे दो, मना नहीं करती। और इसको इलेक्ट्रॉन देने और लेने से इस पे कोई चार्ज नहीं आता। आप अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन लोगे, आप सोचोगे अर्थ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं। ये वही है, समुद्र में से 2 बाल्टी पानी निकाल लेना, वैसी ही बात है, ठीक है। कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, वो समुद्र है, महान है। वैसे अर्थ महान है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समुद्र है वो इलेक्ट्रॉन्स का। उसमें इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता हूं, उससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता है उसको। यही हम कर रहे हैं, एक मेटल की वायर यहां डिग कर रहे हैं। यहां पे कैसा चार्ज था, खुद सोचो, यहां पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस समुद्र के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये नीचे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये आराम से दे भी देगी। धरती माता है, भोली है, इनसे जो मांगो वो दे देती हैं, तथास्तु कहती है, ले ले बेटे। पॉजिटिव चार्ज ये कहेगा, ले ले मेरे से नेगेटिव, न्यूट्रल हो जा, है ना। तो ये नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रलाइज, मतलब जितने प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। बट इसने एक्चुअली ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब ऐसे में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है अर्थ से। आप तार काट दो, पहले आप तार काट दो और उसके बाद इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को अगेन दूर ले जाओ। तार को काटो, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ। तो रियलिटी में इसने अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। अब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो चुकी होगी। मान लो इसने 100-200 इलेक्ट्रॉन खींच लिए नीचे से, अब आप इसको दूर ले गए। पहले तो ऐसा हुआ नहीं था ना, पहले तो आप जब दूर ले जाते थे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम थे। बट अब क्योंकि आपने यहाँ वायर लगाई, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब आपने तार काट दी, रास्ता बंद, ठीक है ना, संपर्क टूट गया। अब क्या हो गया? अब इसको दूर ले जाओगे तो इस पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा इस पे बोलो? अब इस पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए थे, नीचे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स
गेन कर लिए थे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले इंडक्शन फिर एक्चुअली हमने यहां कंडक्शन किया। तो खाली इंडक्शन से बात नहीं बनती, खाली इंडक्शन से आप ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं कर सकते, चार्जेस को सरफेस पे ला सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको चार्ज कर दिया था। वो थोड़ी देर के लिए हुआ था, जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते थे तो चार्ज दोबारा से जीरो हो जाता था, ठीक है ना। बट हां, यहां इंडक्शन करके आप यहां पे अर्थिंग लो, तो अर्थिंग और इंडक्शन दोनों को मिला के आप इसको चार्ज कर सकते हो। वैसे ही अब मैंने उल्टा कर लिया, जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे आप देख सकते हो, उल्टा नहीं कर लिया सॉरी, यहां आप देख सकते हो, मैं पूरी प्रोसेस को दिखा रहा हूं। पहले 2 स्टेप्स मैंने आपको उसमें दिखाए थे, पहले 2 स्टेप में हमने क्या किया था, यहां अर्थ की थी। अगर आप इसको काट दोगे ना वायर को, तो क्या हो जाएगा, अब इस तरीके से नजर आएगा, आपने तार काट दी है ना, और अब इसको आप दूर ले जाओगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप उल्टा ये कर सकते हो, आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी ला सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने स्फीयर के पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ले आते तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता। अगर अब आप अर्थिंग करते तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दे देता, क्योंकि यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दे देता। धरती माता भोली है, इसको दिख रही है यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को नीचे ले लेती, ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो कहते थे कि मुझे दे दे, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसको दे देगी, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। धरती माता है आराम से, है ना, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन इनसे ले लो, चाहे इनको दे दो। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन धरती माता अपने अंदर समा जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और फिर अगर आप इसको हटाओगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस होती है हमारी प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। ओके, ये बहुत जगह आप सुनोगे, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बात आप याद रखना। भाई एक बात याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं कैसे पता चलेगा। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ चार्ज है ना, अब इस पे चार्ज है या नहीं, मैंने अगर इसके पास रखा ये अट्रैक्ट करे, तो क्या मैं श्योर हो जाऊंगा कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मुझे पता है इस पे कुछ मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पे चार्ज है या नहीं तो कैसे पता चले। अगर ये न्यूट्रल होगा तो भी अट्रैक्ट होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो भी अट्रैक्ट होगा। यानी कि अट्रैक्शन से तो पता ही नहीं चलेगा ना। बात ये है कि अगर ये तो चार्ज है, ये चार्ज है या नहीं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे तो पता ही नहीं चला ना। अट्रैक्शन तो ये तब भी करेगा जब ये न्यूट्रल होगा, अट्रैक्शन ये तब भी करेगा जब नेगेटिव होगा। हाँ, बट मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगी। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कभी भी रिपल्शन नहीं देता, इसलिए यहां पे एक वर्ड लिखा गया है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज्ड है या नहीं, आपको पता लगाना है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, तो आप कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाओ, अगर ये उससे रिपेल करे, अट्रैक्ट करे तो आप श्योर नहीं हो सकते, अगर रिपेल करे तो आप श्योर हो जाओगे कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, क्योंकि रिपल्शन तो हमेशा एक चार्ज ऑब्जेक्ट ही देता है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कभी भी रिपल्शन नहीं देता, है ना। अनचार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज से भी रिपल्शन नहीं दे सकता, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से भी रिपल्शन नहीं दे सकता, यानी कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। तो यहां पे वही लिखा है। अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है, अट्रैक्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, कैन बी बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी, कैन बी बिटवीन टू चार्ज बॉडी अनलाइक चार्ज बॉडी। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में भी हो सकता है, बट रिपल्शन सेम चार्जेस के बीच में होता है, ठीक है ना। रिपल्शन हमेशा सेम चार्जेस के बीच में होता है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्शन होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन, मैंने ऑलरेडी कंडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, जहां पे आप कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाओगे वहां जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, कंडक्शन होगा। तो यानी कि मैंने बताया था कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आप यहां पे ले आओ जिसपे चार्ज है ना, मान लो इस पे कुछ चार्ज है Q, और इस पे कोई हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट ले आए जिसपे चार्ज कितना है Q-0, दोनों को टच करें, टच करने के बाद अगर चार्ज आएगा तो ये चार्जेस बाय कंडक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। ये कंडक्शन प्रोसेस को यहां दिखाया गया है। आपने दो ऑब्जेक्ट रखे इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ये नीचे जो लगा है ना ये स्टैंड है ताकि ये अर्थ से कांटेक्ट में ना आए, अर्थ से कांटेक्ट कर लिया तो सारा चार्ज अर्थ को दे देगी ये। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, नेगेटिव चार्ज है तो अर्थ को इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल हो जाएगी, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड पे इनको रखा जाता है। अगर आप इन दोनों को टच कर दो या फिर एक वायर से कनेक्ट कर दो, देखो या तो टच कर दो या वायर से कनेक्ट कर दो, तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अगर वायर से कनेक्ट होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, चार्ज। एक तो था ही चार्ज, दूसरे पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फ्रिक्शनल मेथड को भी बता देता हूं, ठीक है ना।
फ्रिक्शनल मेथड पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। मैंने ये देखा इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पहले तो पूछते थे बट ज्यादा नहीं आते। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग एक ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क से, ठीक है ना। एक सिल्क क्लॉथ पे हम क्या करेंगे, अगर एक ग्लास रोड को हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा। आप लोगों ने ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी होंगी, ठीक है ना। सो वेन एवर अ ग्लास रोड और इसमें क्या होता है, जब आप रब करते हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना। क्यों करती हैं, क्या रीजन हो सकता है, आप सोचो इसके बारे में। ऐसा क्या रीजन है, जब ये एक दूसरे को अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक दूसरे के साथ रब कर दी जाएंगी, तो ऐसा क्या होगा। एक्चुअली जब इन दोनों को रब किया जाता है, इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो आप केमिस्ट्री में कहते हो। रब करने से इन्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। रब करने के बाद क्या होता है, आप देखते हो जो मेरी ग्लास रोड होती है ना, इस पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो रब करने से क्या होता है, दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपकी जो रॉड है ना, इस रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, सिल्क क्लॉथ को दे दिए, है ना, इस सिल्क के क्लॉथ को दे दिए, ठीक है ना। इस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्लास हो रही है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी कि एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भूख ज्यादा है, एक में कम है ना। तो आप कह सकते हो हियर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। और रबिंग क्यों चाहिए इसमें, ठीक है ना। रबिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहां कंडक्शन नहीं हो रहा, ये कंडक्टर्स नहीं है ना दोनों, कंडक्शन नहीं हो रहा। रबिंग इज रिक्वायर्ड टू हैव एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, कंडक्टर्स में तो क्या होता था, आपने टच किया कंडक्शन हो गया, पर इसमें आप रब करते हो, रब करने से क्या होता है, ये इंसुलेटर है, ये ना ढीठ है, ये थोड़े से ऐसे होते हैं, ये जल्दी नहीं देते अपने इलेक्ट्रॉन, इनको थोड़ा सा फोर्स चाहिए, इनको पुश चाहिए। कई बच्चे हैं खुद ही बैठ जाते हैं पढ़ने, अच्छा एक परफॉर्म कर लेते हैं। कई बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है ना, जरूरी है। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो सर नहीं पढ़ने का मन करेगा, सर प्लीज थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहे, होता है ना। उनको एक पुश चाहिए होता है, तो वो भी कर लेते हैं। ये वैसे ही है, इनको एक पुश चाहिए, रब करने से वो पुश मिलता है इनको। पुश का मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे ट्रांसफर करने में काम आ जाती है। वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन जाना, मजबूर है ना, एक पुश चाहिए। सर कर तो सकते हैं पर थोड़ा सा पुश चाहिए, वो थोड़ा सा जो पुश है वो रबिंग से यहाँ पे इसको मिल जाता है। ये फ्रिक्शनल मेथड में होता है। पर ये तीनों ही मेथड हमारे क्या है, कारगर है। इन तीनों मेथड से हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं। अरे चार्जिंग का सीधा सा मतलब है एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन को पटक देना, एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, बस वही वाली प्रोसेस को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चीजें आप लोग याद रखना, चार्ज डेंसिटी। जब ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, कई बार लीनियर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लाइन की तरह, वायर की तरह, इन पे चार्ज ऐसे आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो लेंथ पे अगर चार्ज डिपेंड करे, अगर चार्ज लेंथ पे डिपेंड करे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ देखा जाए, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ एक तरीके से, ठीक है ना। अगर वो यूनिफॉर्म है तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिख सकते हैं, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। और ऐसे ही कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाए, जैसे कि भाई मैं बोलूं कि ये जो बॉटल है इसको मैंने चार्ज किया, सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आ गया, अंदर नहीं है इसके चार्ज, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सरफेस पे है, आउटर कवरिंग पे, कवर पे जो बाहर आ जाए चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि ये चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है। तो आप देख सकते हो इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। ऐसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अगर चार्ज पूरी वॉल्यूम में समा जाए तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए तो आप बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका इस्तेमाल होगा बाद में हम करेंगे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने क्या दिया,
जैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो, दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले कंसीडर करना है 4 पॉइंट मासेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके लिए लगाना है, 4 पॉइंट मासेस, सॉरी 4 पॉइंट चार्जेस, मासेस नहीं, 4 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ये लगाना है। चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, एक जगह पे होने चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, पूरी सरफेस पे फैला नहीं होना चाहिए, लेंथ पे फैला नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट पे होना चाहिए। यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस हम ले रहे हैं, मान लेते हैं एक चार्ज हमने ले लिया Q1, दूसरा चार्ज मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं Q2। हो सकता है सेम पोलैरिटी हो सकता है लाइक चार्जेस हो सकता है अनलाइक चार्जेस हो, है ना, सेम भी हो सकती है, अपोजिट पोलैरिटी भी हो सकती है। सेम पोलैरिटी होगी तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी होगी तो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि एक जैसी पोलैरिटी तो रिपेल, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें, इस तरीके से दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 एंड Q2 हमारे क्या है, Q1 एंड Q2 मैंने क्या कंसीडर किए हैं अपने पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट पे ये चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच में कुछ दूरी मैंने मान ली r ले ली, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच में स्मॉल r, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी हमने कंसीडर कर ली, स्मॉल r कंसीडर कर ली। ऐसे में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं, दोनों जो फोर्स लगा सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। वो फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हम देख सकते हैं यहां पे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। पहली बात, इक्वल, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, पहले मैं इसकी डायरेक्शन बाद में बता दूंगा, बट मैं पहले इसकी मैग्नीट्यूड लिखवा देता हूं, इज गिवन बाय। इक्वल एंड अपोजिट में लिखवा दूंगा, बट ये अगर आप ध्यान से देखोगे हम इसकी डायरेक्शन पे बाद में बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इज इक्वल, और अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस है, आर इक्वल लिख देते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज सही कर देते हैं, आर इक्वल इज एक्सप्रेस्ड बाय, अगर हम ध्यान से देखें उसको एक बार एक्सप्रेस कर देते हैं, इस एक्सप्रेस्ड बाय कैसे लिख सकते हैं, दोनों पे फोर्सेस सेम लगेंगे, जितना फोर्स Q1 फील करेगा उतना ही फोर्स Q2 करेगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, फोर्स में फर्क नहीं है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो चार्जेस की पोलैरिटी पे डिपेंड करेंगे, पर फोर्स दोनों पे सेम लगेगा। और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। सबसे पहली बात, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो भी चार्जेस का प्रोडक्ट होगा उनके प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। जितना दूर होंगे उतना फोर्स कम लगेगा, जितना पास होंगे उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। दूर जाने पे फोर्स घट जाता है, चार्जेस दूर चले गए फोर्स घट गया, पास लिया है बढ़ गया, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, ठीक है। चार्जेस का प्रोडक्ट करो, बड़े चार्जेस के बीच में ज्यादा चार्ज होगा, उनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा। छोटे चार्जेस में कम फोर्स, हैवी चार्जेस में ज्यादा, छोटे चार्जेस में कम। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ाने पे घट जाता है, डिस्टेंस घटाने पे बढ़ जाता है, ये हमें समझ में आता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। स्क्वायर का मतलब ये है, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो फोर्स डबल नहीं होगा, फोर्स 1/4 होगा। स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली है, इसको स्क्वायर लिखा है नीचे, ध्यान से देखो। डिस्टेंस डबल कर दे, वो बोले दूरी डबल कर दे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। दूरी उनके बीच में ट्रिपल कर दे, 3 गुना कर दे तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। दूरी 4 गुना कर दे तो फोर्स 1/16 हो जाएगा। दूरी आधी कर दे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, 1/2 हो गया, क्योंकि r/2, डिस्टेंस r/2 कर दे, वो 2 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा स्क्वायर के साथ, 4 गुना फोर्स हो जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट किसी दूरी पे हैं, अगर उनको आधी दूरी पे लिया है तो उनका फोर्स 4 गुना, अगर उनकी दूरी 1/3 हो जाए तो फोर्स 9 गुना।
दूरी डबल कर दें तो फोर्स 1/4, दूरी 3 गुना कर दें तो फोर्स 1/9, दूर ले जाने पे फोर्स घटना और पास ले जाने पे फोर्स यहां बढ़ना है। ये समझ में आता है इनवर्स रिलेशन से, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हो। यहां पे एक कांस्टेंट आता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, इसको लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्यार से हम इसको स्मॉल के बुला देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट क्या है, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट में आपको एक चीज नजर आ रही है E नॉट, इसका नाम होता है परमिटिविटी। ये क्या है? कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, आप कहां चार्जेस रख रहे हो। ये अभी वैक्यूम में रखे गए हैं तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि यहां जो मैंने चार्जेस रखे हैं इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। यहां पे अभी कोई मीडियम नहीं रखा है तो ये फोर्स लगेगा, ठीक है ना। कोई मीडियम नहीं है ना चार्जेस के बीच में, तो हम ये जो भी लगा रहे हैं इन वैक्यूम देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? वैक्यूम में देख रहे हैं। वैक्यूम जानते हो, कोई गैस नहीं है इसके बीच में, कोई गैस के पार्टिकल नहीं है, तो इनके बीच में इतना फोर्स उत्पन्न होगा, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अगर कोई मीडियम ले आएंगे तो इनका फोर्स घट जाता है, किसी भी मीडियम में चले जाओ फोर्स घट जाता है। वैक्यूम से ज्यादा फोर्स कहीं नहीं लगता। दो चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है ना, कोई गैसेस नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। कोई मीडियम ले आओगे इनके बीच का फोर्स घट जाएगा, कोई भी मीडियम ले आओ इनके बीच का फोर्स घट जाएगा। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको याद रखना है। अगर आप यूनिट में देख रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाओ, फोर्स को इधर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाओ, फोर्स को नीचे ले जाओ। आप इसकी यूनिट भी देख सकते हो, इजिली देख सकते हो, क्योंकि फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप न्यूटन को ब्रेक करना चाहते हो आप कर सकते हो, जैसे भी ठीक लगे, ठीक है ना। आप इसकी यूनिट भी देख सकते हो, है ना। और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू याद रख लेते हैं। अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ओवरऑल वैल्यू देखो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इतना ना करें, इसकी वैल्यू याद रखें, अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है ना। इसकी ओवरऑल वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। यूनिट उल्टी हो जाएगी, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी बस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यहां पे आप थोड़ी सी चीजें याद रख सकते हो, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। जो मैंने अभी बताया यहां पूरा लिख दिया है। आप देखो, सिर्फ मैंने यहां मैग्नीट्यूड लिखा है, इसलिए यहां पे स्केलर फॉर्म लिखा है, क्योंकि मैंने यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन पे चर्चा नहीं करी अभी, मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन पे चर्चा नहीं करी। आपको पता है अगर ये दोनों सेम पोलैरिटी के हुए तो फोर्सेस यहां ऐसे लगेंगे। अगर सेम पोलैरिटी के हुए, दोनों की पोलैरिटी सेम हुई, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, फोर्सेस ऐसे लगेंगे। इस पे फोर्स लेफ्ट, इस पे फोर्स राइट। अगर नेगेटिव चार्ज है दोनों तो भी इस पे फोर्स लेफ्ट और इस पे फोर्स राइट, और दोनों पे फोर्सेस बराबर लगेंगे। मान लो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस पे फोर्स राइट और इस पे फोर्स लेफ्ट, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे, पर फोर्स होंगे बराबर। फोर्स दोनों पे बराबर होंगे, फोर्स अलग नहीं होंगे, फोर्स दोनों पे बराबर होंगे। डिपेंड करता है ना। अगर दोनों मेरे कैसे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो दोनों पे फोर्स ऐसे लगेगा, यही वाला फोर्स ऐसे लगने लग जाएगा, है ना। और अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए तो भी फोर्स ऐसे और ऐसे लगने लग जाएगा। बस इतना ही तो है ना। उस फोर्स का फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा, मैंने सब कुछ लिखवा दिया है ये, ठीक है ना। तो हमने यहां लिखवा दिया, ये पॉइंट चार्जेस के लिए है। इवन मैं आपको दिखाऊंगा स्फेरिकल चार्जेस में भी ये चल जाएगा, पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल बॉडीज में चल जाएगा ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें, हमने इसकी वैल्यू लिख दी थी, इसको एक बार दोबारा से लिख देते हैं। 8.85 इंटू 10 की पावर -12, है ना। ये इसकी वैल्यू आई थी, इसकी यूनिट आई थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये स्पेस की परमिटिविटी है, ठीक है ना। स्पेस में अगर हम ध्यान से देखेंगे, फ्री स्पेस कह सकते हैं आप। यहां पे इसको किसके लिए लिख रहे हो? फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम इसको आप कह सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी दिया जाए एयर में रखी है, तो भी आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम रखोगे, यानी कि फॉर एयर ऑल्सो इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं बदलती, वैसे थोड़ी सी बदल जाती है, कम हो जाता है। वैक्यूम और एयर में तो फर्क है ना।
फॉर एयर नियरली इतनी ही होती है, फॉर एयर ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है। आप एयर में भी इसको लगा सकते हो, ऑलमोस्ट इतनी। हाँ, जब तक आपको कोई मीडियम ना दे दे, आप उसको पानी में ले जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। आप याद रखना, फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस। दो चार्जेस आपको दे दिए जाए, है ना, आपको पता चल जाए दो चार्जेस कौन से हैं, 5 कूलम 10 कूलम, जो भी दो चार्जेस हैं पता चल गए, 10 20 30 40 जो भी चार्जेस हैं गिवन है। फॉर टू गिवन चार्जेस एट गिवन डिस्टेंस, एट गिवन डिस्टेंस, ठीक है ना, फॉर टू गिवन चार्जेस एट गिवन डिस्टेंस, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। यहां पे जो फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स कह सकते हो, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसी को आप कूलम्बिक फोर्स भी कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप कूलम्बिक फोर्स भी कहते हो। इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम से ज्यादा ये फोर्स नहीं लग सकता कहीं, इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एज कंपेयर टू अदर मीडियम, एज कंपेयर टू अदर मीडियम्स, मीडियम्स से कंपेयर करोगे तो वैक्यूम में ही फोर्स आपको ज्यादा मिलेगा। यानी कि मेरे को दो चार्जेस पता है, मेरे को पता है यही दो चार्जेस हैं, पर ये पॉइंट नहीं है, है ना, तो मुझे पता है मेरे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मुझे इतनी ही दूरी पे रखना है और मुझे इनकी वैल्यू पता है। मैं एक बार इनको वैक्यूम में रखता हूं, एक बार मैं किसी गैस में रखता हूं, एक बार मैं वाटर में रखता हूं, एक बार कहीं और ले जाता हूं, तो मैं ये देखूंगा फोर्स हर बार बदलेगा, वैक्यूम में फोर्स ज्यादा लगेगा। यहां पे जो k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या जो हम k रख रहे थे, हम k को लिख रहे थे ना यहाँ स्मॉल k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, या फिर एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है। यहां पे जो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, वो बदल जाता है। यहां पे जो कांस्टेंट है वो वैक्यूम के लिए ही है, अगर आप मीडियम में ले जाओगे तो ये बदल जाएगा। यानी कि यहां पे जो कांस्टेंट आता है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली टू स्क्वायर, फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाइए, कांस्टेंट लाए, अभी तो आपने ये लगाया, पर अगर मीडियम में ले जाओगे तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट बदल जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, कैपिटल जी वहां कांस्टेंट आता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे, याद है, ग्रेविटेशन याद है आपको। अगर हम थोड़ा सा ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हम, 11th में भी पढ़ते हैं, उसमें फोर्स आता है -gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जो g होता है वो यूनिवर्सल होता था, यहां पे कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, वहां पे वो यूनिवर्सल था, ठीक है ना। यहां पे g क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यानी कि उसकी वैल्यू बदलती नहीं थी। यहां पे इसकी वैल्यू बदलेगी, यहां जो कांस्टेंट है वो हर मीडियम में अलग है, मासेस में फर्क नहीं पड़ता था, चार्जेस में फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है, अगर आपको चार्जेस दिए जाए अलग अलग मीडियम में अलग वैल्यू आएगी। कूलम्ब्स लॉ व्हेन चार्जेस वर प्लेस्ड इन अ मीडियम, वही बात है कि अब अगर मैं चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाऊं, वही सेम चार्जेस मान लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज मेरा कितना है Q2, अब इनके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस हैं, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल और गैसेस भी क्या है, उनके अंदर भी तो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो वो पोलराइज हो जाती है, वो चार्जेस की वजह से पोलराइज हो जाती है, जिससे इनके बीच का नेट फोर्स घट जाता है, ठीक है ना। आप याद रख सकते हो रीजन क्या है, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब वही इंडक्शन हो जाता है गैसेस का, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, फोर्स बिटवीन चार्जेस नाउ रिड्यूस्ड। तो जो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ओवरऑल इनकी वजह से इनके बीच का फोर्स घट जाता है। तो आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस नाउ रिड्यूस। अब अगर आप बोलोगे कि दोबारा से डिस्टेंस मैंने सेम ही रखा है, सब कुछ तो सेम है, बस मीडियम बदल दिया, यहाँ पे क्या है, कुछ मीडियम में रख दिया, अब इसको यहाँ पे आसपास कुछ मीडियम है, हो सकता है मैंने पानी में डाल दिया, हो सकता है मैंने शहद में डाल दिया, हो सकता है मैंने कोई गैस रख दिया आसपास, नाइट्रोजन, हो सकता है ऑक्सीजन गैस डाल दिया आसपास, कुछ भी हो सकता है। तो कोई मीडियम में अगर आप डालोगे तो आप कहोगे अब मेरा फोर्स चेंज हो जाएगा, जो अब मेरा फोर्स होगा वो हो जाएगा k की जगह आ जाएगा k डैश Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सिर्फ कांस्टेंट बदला। यहाँ पे जो मेरा k डैश है वो क्या हो चुका है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू एक नंबर आ जाएगा एप्सिलॉन आर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, पहले आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अब आप एप्सिलॉन लिख दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। हियर आप लिख सकते हो जो एप्सिलॉन है वो मीडियम की परमिटिविटी है, क्योंकि अब आपने मीडियम में रखा है, पहले वैक्यूम में रखा था। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है जो एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होती है। तो यहां पे जो मेरा के डैश है वो लेस देन के है, क्योंकि के डैश की अगर मैं बात करूं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ऑब्वियसली ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन से छोटा है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से छोटा हो जाएगा, यानी कि फोर्स कम हो जाएगा। तो पहले फोर्स ज्यादा था, अब जो फोर्स है वो घट गया, फोर्स रिड्यूसेस, है ना, फोर्स क्या हो गया, घट गया। पहले फोर्स ज्यादा था ना, अब कम हो गया। समझ में आ रहा है, फोर्स यहां पे घट गया, फोर्स पहले ज्यादा था, अब वो यहां पे घट गया। तो मीडियम आ जाने से के पे फर्क पड़ रहा है, वो के से के डैश बन गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन बन गया। पहले परमिटिविटी मीडियम, पहले वैक्यूम की होती थी, अब यहां मीडियम की आ गई, और मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है पर फोर्स उसके इनवर्स है, तो मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होने से फोर्स घट जाता है, ठीक है ना, वो घट जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपसे बोलूं रेशियो निकालो, चलो रेशियो ऑफ फोर्सेस, यानी कि मैं कौन से केस की कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पे, पहले मैं इनको कहां रख रहा हूं, मान लेता हूं मैं यहां चार्जेस को रख रहा हूं वैक्यूम में, है ना, ऐसे देख लेते हैं। मैंने अभी यहां चार्जेस को कहां रखा, मान लो वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जो मेरा फोर्स था मैं जानता हूं वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और फिर इन चार्जेस को जब मैं मीडियम में ले जाऊं, अब इन्हीं चार्जेस को अगर मैं किसी मीडियम में ले जाता हूं, तो मैंने देखा था फोर्स बदल जाता था इन मीडियम, पहले वैक्यूम में थे, अब मीडियम में क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स एफ डैश हो जाएगा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा, है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पहले वैक्यूम में थे, अब मीडियम में है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप F डिवाइडेड बाई एफ डैश करोगे तो क्या आएगा, आप रेशियो ले लो, यहां से पहले F की जगह देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, यहां से आएगा वही Q1 Q2 और ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। तो आप देखो 4 पाई कट गया, Q1 Q2 कट गया, है ना, और एक आर स्क्वायर भी था यहाँ पे, है ना, एक आर स्क्वायर भी था, वो भी कट गया। तो यहां से F बाई एफ डैश एक्चुअली किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के। और हमने बोला था कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैक्यूम से ज्यादा है। तो यानी कि आप देख सकते हो फोर्सेस का रेशियो यही है। इसी रेशियो को डिफाइन किया जाता है, इसी रेशियो को पता है क्या डिफाइन किया जाता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन आर। इसको हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो को ही रिलेटिव बोला जाता है, यहां पे इसको बोला जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अरे जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी नहीं निकालते थे, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को पानी से जब डिवाइड कर देते थे तो हम बोलते थे रिलेटिव डेंसिटी, यूनिटलेस होती थी, वैसे ये यूनिटलेस है। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। क्यों डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है ये, क्योंकि ये रेशियो है, ये जस्ट रेशियो है, ये हमें बताता है कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कितनी ज्यादा है, और यही रेशियो है, आप देख सकते हो दिस इज द रेशियो, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एप्सिलॉन आर कह रहे हैं। और यही रेशियो किसके रेशियो के बराबर है, फोर्स के, यानी कि वैक्यूम में फोर्स कितना ज्यादा था, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो अगर हम फोर्सेस का रेशियो लें तो फोर्स इन वैक्यूम, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैक्यूम में जो फोर्स था डिवाइडेड बाय मीडियम में जो फोर्स होगा, इट विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम डिफाइन करते हैं मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रख सकते हो। आप इतना समझ सकते हो, अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दे, आप ये बता सकते हो कि मीडियम में जाने के बाद फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा। किसी की रिलेटिव परमिटिविटी अगर 5 है तो इसका मतलब है वैक्यूम में फोर्स 5 गुना होगा एज कंपेयर टू मीडियम, मतलब मीडियम में जाने के बाद फोर्स 5 गुना 5 टाइम्स घट जाएगा, यूनिटलेस होगा ये हमेशा, ठीक है ना। कई जगह इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाएगा, हम भी इसको बाद में पढ़ेंगे, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे हम इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं।
इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। जब हम कैपेसिटर पढ़ते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वो यही है। इसी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। सो क्या देखा अभी हम लोगों ने, हमने देखा अगर हम चार्जेस को किसी मीडियम में डालें तो फोर्स घट जाता है। हमने देखा वो घट जाता है क्योंकि परमिटिविटी वैक्यूम से अब मीडियम में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर हम चेक करें कितना घट जाएगा, तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ किसका, मीडियम बाय वैक्यूम। मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा, वैक्यूम की कम। परमिटिविटी ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा नहीं होता, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के। ज्यादा परमिटिविटी तो कम फोर्स। अगर परमिटिविटी बढ़ रही है मीडियम में तो वहां पे फोर्स घट रहा है। वैक्यूम में फोर्स ज्यादा था, मीडियम में फोर्स अब घट जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें, समझ के आगे बढ़े, ठीक है। आगे देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स। वेक्टर फॉर्म में क्या है, आप इतना याद रखना। अब हम लोग थोड़ी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से देखते हैं, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, और मैं बोल देता हूं ये वाले ऑब्जेक्ट पे चार्ज है Q1, ये वाले ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज है Q2, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म अब हमें बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं करना है, अब सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक बातें समझनी है, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में हमें बेसिक बात समझनी है, वो ये समझनी है अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर दे देता है, कभी कभी मान लेते हैं R1 वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर दे देता है, मान लो हमें पता है इसका यूनिट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर बोलूंगा, यूनिट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, R1 R2, कॉल देम एज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर यानी कि R1 और R2 हमारे पोजीशन वेक्टर है, दोनों की जो पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है ना। दे आर द पोजीशन वेक्टर्स दैट टेल्स द पोजीशन। मुझे पता है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि ये मैं अपना ओरिजिन मान रहा हूं। हमेशा पोजीशन किसी ओरिजिन से बताई जाती है, कोई ओरिजिन होगा तो वहां से पोजीशन बता सकता हूं। इसकी पोजीशन यहां से बताई मैंने, R1, मैंने बता दिया ये R1 दूरी पे है ना, और ये मेरा जो वेक्टर बन गया R1 वेक्टर, इसकी दूरी R2 है, यहां से जिसकी दूरी R2 है, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया R2 बन गया। वेक्टर्स में अगर आप लोग याद करो तो आपको कुछ चीजें पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर को हम कुछ नाम दे देंगे R21 वेक्टर, और अगर मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखूं तो आप इसको नाम दोगे R12 वेक्टर, ठीक है ना। ये कैसे निकाले जा सकते हैं, यहाँ ट्राइंगल से निकाले जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊं, समझना ध्यान से, अगर एक वेक्टर 1 से 2 की तरफ बनाऊं, ठीक है ना, अब आप देखो इसका मतलब ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसके हेड पे पिंक वाले की टेल है, इसका मतलब आपने R1 में ऊपर वाला वेक्टर जोड़ा है, तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है ना। आप इस वेक्टर को नाम दे देते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। इस वेक्टर को हम नाम क्या दे सकते हैं, इस वेक्टर को हम क्लियरली नाम दे सकते हैं, क्योंकि R1 में ये वेक्टर ऐड हो रहा है ना, इस वेक्टर को हम R21 वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां से देख सकते हो, मुझे कैसे पता चला इसको R21 कहना है, क्योंकि आप देख सकते हो R2 वेक्टर इज R21 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, यानी कि आपको पता है ये R1 में मैं क्या ऐड करूंगा कि R2 मिले, R2 रिजल्टेंट हो गया वेक्टर का। R1 वेक्टर में क्या ऐड करूं, देख रहे हो, R1 वेक्टर में जब R21 वेक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली R2 वेक्टर। अगर मैं इसका उल्टा बना देता ना, इसी डायग्राम में मैं इस वेक्टर को भी दिखा सकता हूं, देखो ध्यान से, ये वाले वेक्टर को अगर मैं वेक्टर ऐसे बनाता, अगर ऐसे बनाता, अगर मैं वेक्टर कहां से बनाता, 2 से 1 की तरफ, तो क्या होता, R2 में इस वेक्टर को ऐड करो तो R1 आ जाए, यानी कि ये मुझे यहां से दिख रहा है, यानी कि R1 वेक्टर रिजल्टेंट कब बनेगा, जब आप क्या करोगे, R1 वेक्टर रिजल्टेंट तब बनेगा जब आप R2 में R12 वेक्टर ऐड करोगे। देख सकते हो आप, है ना, इस नीचे वाले वेक्टर को आप R12 वेक्टर कह सकते हो। तो क्या समझने वाली बात है, यहां पे R1 में R21 ऐड करोगे तो R2 मिलेगा, है ना, कहां से आया, ऊपर से आया। और अगर आप R2 में R12 वेक्टर ऐड करोगे, आप R2 के हेड पे, ये R2 का हेड है, इस पे किसकी टेल रख रहे हो, R12 की टेल रख रहे हो। एक के हेड पे दूसरे की टेल रखने से वेक्टर्स जोड़े जाते हैं। R2 के हेड पे R12 की टेल रखोगे तो आपको R1 मिलेगा, है ना। जैसे ये वेक्टर मेरा R2 है, इसके हेड पे अगर आप R12 रखोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा मेरे को, R1, ये लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है, मैंने साइड में बता दिया। ओके, तो आपको नजर आ रहे हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, एक वेक्टर राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। जो 1 से 2 जा रहा है वो R21 है, जो 2 से 1 जा रहा है वो R12 है, सीधी सी बात है। जो 1 से 2 जा रहा है वो क्या है, R21, और जो 2 से 1 जा रहा है वो R12 है, ठीक है ना। वो वाला वेक्टर क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे R12 है।
ठीक है, सो यहां पे हमें पता चल गया, देख के ही पता चल रहा है R21 वेक्टर किसके बराबर है, -R12 के, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ बराबर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है इनकी लेंथ। इनका जो मैग्नीट्यूड है उसका मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सीधी सी बात है, जिसको आप आर कहते थे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, वो आर है, वो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। बट अपोजिट डायरेक्शन, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है ना, इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव चार्जेस। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव ले लिए मैंने, दोनों चार्जेस पॉजिटिव ले लिए। क्या करेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, सोचो क्या करेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप खुद सोचो Q2 पे फोर्स कहां लगेगा, यहां। ये फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 है। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, F21 को, फोर्स किस पे, ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं पीछे की तरफ, इस पे भी तो रिपल्शन होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये भी तो रिपेल हो रहा होगा, इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा, पीछे की तरफ। इसको हम बोलेंगे F12। F12 का मतलब क्या है, इस फोर्स का मतलब है F12। F12 का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये क्या है, फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन Q1, ठीक है ना, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है ये वो है, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, Q2 की वजह से, सॉरी, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है ये Q1 चार्ज है ड्यू टू Q2। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, यहाँ पे जो Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से। इस पे फोर्स राइट लग रहा है क्योंकि रिपल्शन करेंगे ऐसे ऐसे जाएंगे। ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये फोर्सेस भी बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। F12 इज माइनस F21, दे आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट। आप दिखा कैसे सकते हो, अगर आप F21 वेक्टर को लिख रहे हो तो फोर्स का फॉर्मूला वही जो आपने पढ़ा था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में है, ये R21 की डायरेक्शन में, R12 की, ये R21 की डायरेक्शन में, ये R21 कैप, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2। देखा जाए, मैं ऊपर अगर एक R को और एक नीचे R को मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर लिख दूं R इंटू R21 कैप, तो नीचे बन जाएगा R क्यूब। और आप इसको क्या लिख सकते हो पता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये वेक्टर बन गया। यानी कि आप इसको लिख सकते हो K Q1 Q2 R21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन वेक्टर बन गया, पर नीचे बन गया R। आपने देखा होगा बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप F21 वेक्टर को लिख सकते हो। दिस इज वेक्टर फॉर्म। इसको आपने एनसीईआरटी में देखा है। मैं पता है क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में बस आपसे यही ऑप्शंस पूछ ले, हो सकता है आपको ये ऑप्शन दे और आपको नहीं समझ में आए, तो आप ध्यान रखना Q1 Q2 R क्यूब है ना, यहां R क्यूब इसलिए आ रहा है, R स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर भी R है। आपने पहले R से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, देखो पहले R स्क्वायर ही लिखा था, ये डायरेक्शन थी, ये मैग्नीट्यूड था, ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, ये क्या थी, डायरेक्शन थी। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन सी है, ये है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, ऊपर R और नीचे R से मल्टीप्लाई किया, नीचे R से मल्टीप्लाई किया तो R क्यूब, ऊपर बन गया R, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये R21 वेक्टर बन गया। ऐसे ही अगर आप लिखने की कोशिश करोगे F12 वेक्टर, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। दिस इज दी वेक्टर नोटेशन, इसको वेक्टर नोटेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने एक एक चीजों की आपको नॉलेज दी है, क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पर उससे भी जरूरी है कि सर सवाल क्या पूछा जा सकता है। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना इस वाले चैप्टर से, वो इससे नहीं आते, मैंने नहीं देखा, बट मुझे पता है क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया है, वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पे क्या पूछ लेगा, आपसे यही पूछ लेगा कि F21 वेक्टर क्या है, ये दे देगा ऑप्शन में, ये दे देगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा, आपको पहले ये देखना पड़ेगा दोनों चार्जेस कैसे हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन करेंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता तो फोर्स लेफ्ट साइड लगता, तो मैं यहां R21 की जगह R12 नहीं लिख देता,
अगर ये फोर्स लेफ्ट साइड लगता, अगर ये चार्ज इसको खींचता अपनी तरफ, अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो ये फोर्स राइट की जगह लेफ्ट साइड लगता, तो मैं यहां R12 लिखता और यहां R21 लिखता। पर क्योंकि सेम पोलैरिटी के थे, इसलिए जब मैंने F21 लिखा तो R21 लिखा। सेम पोलैरिटी है तो अगर यहां F21 है तो R21 आएगा, यहां F12 है तो यहां R12 आएगा, मतलब उनका मैंने बता दिया इनका क्या है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखो। ठीक है, चांसेस थोड़े से कम है, आज तक तो नहीं पूछा, बट ऐसा नहीं पूछ नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा वेक्टर नोटेशन बता देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछता है सबसे ज्यादा? वो पूछता है मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन से क्वेश्चन, रिजल्टेंट फोर्स निकालना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट में ज्यादा खेलता है एग्जाम्स में, उस पर हम जरूर चलेंगे, सुपरपोजिशन पे। सो स्टूडेंट, यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस एट डिस्टेंस d इन अ मीडियम इज f। तो दो चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हैं, उनमें कुछ डिस्टेंस होगा, मैं मान लेता हूं r, और चार्जेस हैं Q1 Q2, किसी मीडियम में पड़े हैं, उनमें कुछ फोर्स लग रहा है ना। तो जो फोर्स होगा वो कुछ भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक होगा, मैं K डैश लिख देता हूं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ये लग रहा होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है डिस्टेंस कितना कर दूं कि फोर्स F/3 हो जाए। ऑब्वियसली आपको पता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो उसने मीडियम नहीं बदला तो और कुछ नहीं बदलेगा, सेम मीडियम कर रहा है तो सिर्फ डिस्टेंस के साथ फर्क पड़ रहा है, आपको डाइलेक्ट्रिक वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा। वो कहता किसी और मीडियम में रख रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए था, पर यहां नहीं चाहिए। ठीक है ना, मीडियम नहीं बदल रहा, तो आप सिंपली कह सकते हो, आप लिख सकते हो एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r² बाय r डैश स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे। और आपको पता है जो नया फोर्स है एफ डैश वो किसके इक्वल है, F/3 के इक्वल है। आप डाल दो यहाँ पे, आप लिख दो F/3 और नीचे F है, तो यहां से आ जाएगा r² डिवाइडेड बाई r डैश स्क्वायर, F से F कट जाएगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, r डैश स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स r² के, तो आपका जो r डैश हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, r डैश हो जाएगा √3r। ठीक है ना, √3 और r, यानी कि अगर डिस्टेंस मेरा पहले उसने कितना दिया था, d था, इन्होंने d दिया है, मैंने r लिया है, तो √3d हो जाएगा। मैंने r लेके करा, इन्होंने d लेके किया बस। ठीक है ना, इन्होंने d दिया था, मैंने r ले लिया था, यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस d दिया था। An electron moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force between the two. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं आप जानते हो, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो पता है ना, एक, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 1h1, इसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है ना, एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होता है बस पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, रेडियस उसने दिया है r, तो इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने स्मॉल r, है ना, तो ये इसके अराउंड घूम रहा है, ये r डिस्टेंस पे घूम रहा है। तो आप बोल सकते हो वैक्यूम में दिया गया है ये सब कुछ, ये सब कुछ हमें क्या दिया गया है, वैक्यूम में दिया गया है। तो इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा, पहले तो आप डायरेक्शन सोचो, इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स कहां लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें, इस डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूं, ये कौन सी डायरेक्शन है, इस वेक्टर को आप r वेक्टर कह रहे हो, तो क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं, फोर्स कहां लग रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि r वेक्टर आउटवर्ड है, r वेक्टर रेडियस वेक्टर है जो आउटवर्ड होता है, और यहां पे जो फोर्स लगेगा इनवर्ड लगेगा, यानी कि जो फोर्स होगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² और इनटू डायरेक्शन लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा k, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो गया E इंटू E² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है r², और डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये वाला वेक्टर मेरा r वेक्टर है तो ये मेरी -r डायरेक्शन में, यानी कि -r कैप होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए आप इसको लिख सकते हो -ke² बाय r³ इंटू -r कैप, है ना। और अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में क्यूब लगा है तो आप r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऑप्शन में अगर क्यूब लगा हुआ है तो आप r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ke² और ऊपर आ जाएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³। याद है ना, ऐसे मैंने पहले भी किया था, देखो ऊपर यूनिट वेक्टर है, नीचे
इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अगर आप ऊपर r और नीचे r से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, r क्यूब। नीचे क्या बन गया अगर आप ध्यान से देखोगे, r क्यूब, और ऊपर क्या बन गया आप जानते हो, r इंटू आर कैप, दिस इज r वेक्टर। इसी को आप r वेक्टर कह सकते हो। r वेक्टर एक वेक्टर है जो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। r वेक्टर ये है, यहां जाने पे r वेक्टर ये होगा, पर जो फोर्स है वो हमेशा इनवर्ड लग रहा है, इसलिए माइनस r वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो कौन सा इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है वो जो सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे आर कैप की टर्म्स में है, सारे ऑप्शंस आर कैप की टर्म्स में है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला या ये वाला? आर क्यूब लिखना चाहिए या फिर ये लिखना चाहिए? ऊपर आर वेक्टर है, आर कैप है, ऑप्शंस में हर जगह आर कैप है, मतलब मुझे ये वाला ऑप्शन चेक करना है जहां नीचे आर स्क्वायर हो, तो यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि आर क्यूब तब आएगा जब ऊपर आर वेक्टर लिखा हो, पर इसने सारे ऑप्शन में आर कैप दिए, सभी ऑप्शन में मुझे क्या दिया, ये नीचे नहीं लगा यूनिट वेक्टर, थोड़ा लिखा उसने अलग तरीके से, ये ऑप्शन दिया है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। दूसरा ऑप्शन ये लिखा है, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड ऑप्शन ये लिखा है, ऊपर लिखा है आर स्क्वायर, नीचे आर क्यूब और आर कैप। यहाँ आर कैप नहीं आएगा, आर वेक्टर होता तो ये ऑप्शन ठीक होता, बट यहाँ आर कैप नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन मुझे फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है। A charge of 4 microcoulomb is to be divided into 2. The distance between the two divided charges is constant. The magnitude of the divided charges so that the force between them is maximum. ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है भैया, ये तो ऐसा लगता है कि हर जगह आता है, ये याद रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में है, एक मास को दो हिस्सों में तोड़ना है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, एक चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ना है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, इसका आंसर याद रखना, आप उसको इक्वल भागों में बांटो। इक्वल भागों में जब आप बांटोगे तभी ऐसा होगा। ये मैथ्स की थ्योरम है, मैथ्स में भी कहा जाता है हम ऐसे एक रेक्टेंगल ढूंढे, ऐसा रेक्टेंगल ढूंढे, उसका हमें पेरीमीटर दिया जाता है, हमें बताया जाता है उसका पेरीमीटर कितना, और बोले ऐसा रेक्टेंगल ढूंढे जिसका एरिया मैक्सिमम हो, यानी कि लेंथ और ब्रेथ कब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी। ये मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। आप बस याद रखो, इसमें पूरा डिराइव करने बैठना नहीं है एग्जाम में, हमें याद रखना है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां किसी चीज को डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है, इस पेन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है, इस पे कोई चार्ज है और किसी डिस्टेंस पे रखना है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो दोनों चार्जेस बराबर होने चाहिए, यानी कि इसका आंसर ट्रिवियल सा है। अगर 4 कूलम है तो इसको 2 कूलम में आप तोड़ दोगे, 4 माइक्रो कूलम है तो 2 माइक्रो कूलम में तोड़ दोगे, चाहे आप जिस दूरी पे आप रख रहे हो वहां अगर इससे ज्यादा इनका प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, आप और कुछ भी तोड़ लो, आप इसको 4 और 1 4 को आप 3 और 1 में तोड़ो, उनका प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3 आएगा, पर 2 इंटू 2 करके इसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसका आंसर 2 माइक्रोकूलम ही हो सकता है। ऐसी ग्रेविटेशन में बनता है, आप किस मासेस में तोड़ोगे कि प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, फोर्स मैक्सिमम आए, तो इक्वल मासेस में। कितने चार्जेस में तोड़ोगे, मतलब चार्जेस को किस रेशियो में तोड़ोगे, तो आप सेम होगा ये, ठीक है ना, सेम आंसर है इसका। ओके, सो आज मैं क्वेश्चन को यहीं तक खत्म करता हूं बेटा, आज कंसेप्ट यहीं तक रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा यहां तक रिवाइज करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। यहां तक की जो हमने सफर किया है इसको अच्छे से, जर्नी को आप रिवाइज करो, अगले सेशन में आने से पहले एक बार यहां तक रिवाइज करना। आज इंट्रोडक्शन था, आज ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, आज ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हो, मॉड्यूल को, मॉड्यूल के अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आते हैं एक्सरसाइज 1 के जो आपको लगते हैं हमें करने हैं, आप ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको कहूंगा आप रिवाइज करो जितना मैंने आज पढ़ाया। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अपने को सब्जेक्ट एंजॉय करना है। कुछ ऐसी चीज आपको लगे कि मैंने जल्दबाजी में या फिर कुछ जल्दी में कुछ ऐसा लिख दिया तो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट्स में, हो जाता है कभी कभी हम बोलते हैं और लिख देते हैं, कुछ समझाने में इमोशनल हो जाता है टीचर, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं, बट अदर देन मैंने चीजें वेरीफाई करके यहाँ डाली है, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करें सेशन को, अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। अगला लेक्चर ज्यादा क्रूशल होगा क्योंकि अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स बढ़ जाएंगे। अभी तो न्यूमेरिकल मैंने गिनती के ही कराए, अभी तो हम थ्योरी को देख रहे थे, अभी तो हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे। अगले लेक्चर में मिलूंगा आप लोगों के साथ, टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू।